चलिए सबसे पहले तो आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आप लोग एग्ज़ाम निकाल के आए हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो तो सोच रहे होंगे कि अब हम इंटरव्यू दे पाएंगे कि नहीं, जो बाउंड्री पे हैं। और जिनको अच्छे नंबर थे वो पहले से तय थे कि इस बार इंटरव्यू हम लोग जाने वाले हैं। तो सब लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन, जो भी ऑनलाइन बाद में देखेंगे इस रिकॉर्डिंग सेशन को, और जो लोग अभी आए सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। चलिए कुछ ऐसे टॉपिकों पे हम पहले बात कर लेते हैं। जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है अभी डॉक्यूमेंटेशन आपका जमा करना आयोग में। तो आप दो तरीके से जमा करवा सकते हैं, एक तो कुरियर करके, दूसरा वहाँ पे जाके। ठीक है, कुरियर करेंगे तो आपको स्पीड पोस्ट से करना है। क्यों? क्योंकि आपको एक मैसेज आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपने जमा कर दिया है, वहाँ पे पहुँच गया है। और दूसरा, जब आप वहाँ पे जाएंगे आयोग में तो एक आपको पावती काट के दे देते हैं कि भाई आपके डॉक्यूमेंट जमा हो गए। ठीक है, अब सवाल ये होता है कि सर डॉक्यूमेंट जमा से इंटरव्यू का कोई लेना देना है क्या? बिल्कुल लेना देना है, क्योंकि आप जो डॉक्यूमेंट जमा करेंगे उसमें एक होता है DAF, जिसका फुल फॉर्म होता है डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म। अब ये जो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म है ये उनके पास होता है, जो 4 लोग 3 लोग बैठेंगे पैनल में, उनके पास आपका DF होता है। DF दो प्रकार के होते हैं, एक शॉर्ट में और एक बड़ा सा। ठीक है, जो आप बड़ा सा भरेंगे वो वहाँ पे जमा हो जाता है, और उस बड़े के बाद एक शॉर्ट में आता है, वो वहीं भरना पड़ता है, फिल करना पड़ता है। वो जो बोर्ड मेंबर होते हैं उनके सामने रहता है। मतलब एक पेज है और एक पेज पे आपकी किस्मत है कि आपको कितने नंबर मिलने वाले हैं और किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, वो किस पे डिपेंड करेंगे। जो आप लिख के देंगे वहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि इंटरव्यू में आपको कितना आता है वो नहीं जानना उन्हें, आप क्या हैं वो उन्हें जानना है। क्या इनको ट्रेनिंग देके FSO बनाया जा सकता है? ठीक है, क्या इनमें कैपेबिलिटी है, क्या ये उस पद के लायक भी हैं कि नहीं। हो सकता है कभी कभी तुक्के भी लग जाते हैं। ठीक है, कभी कभी तुक्के लग जाते हैं, हमको ज़्यादा नंबर आ जाते हैं, तो तुक्के लग के तो नहीं हुआ है, रट के तो नहीं हुआ है। ऐसे पद पे पहुंचा दिया जाए जहां पर क्या हो, कभी कभी क्या होता है आपने देखा होगा, आपने ऐसा देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो लगते ही नहीं है, अरे ऑफिसर कैसे बन गए, इनमें तो कैपेबिलिटी है ही नहीं, तो मजाक उड़ाया जाता है। जब मजाक उड़ाया जाता है तो वो 3 लोग जो हैं, वो जो 3 लोग हैं ना, उनका उड़ाया जाता है कि वो कौन 3 थे जिन्होंने एक ऐसे बंदे को सिलेक्ट कर दिया जो लायक नहीं है। तो जो सिलेक्ट करेंगे उनकी भी इज्जत पे आएगी। ठीक है, तो वो एक गलत कैंडिडेट कभी सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो इसलिए जो डिजर्व करता है उसको उतने नंबर मिलते हैं। कल एक रिजल्ट आया, आपने देखा, वेटरनरी डॉक्टर का एक रिजल्ट आया, उसमें मिनिमम 10 12 17 क्वेश्चन नंबर भी मिले हैं और मैक्सिमम 40 45 नंबर भी मिले। तो FSO के इंटरव्यू में भी आपको मैक्सिमम कितने मिलने वाले हैं? 45 और 48 भी मिल सकते हैं। बताओ क्यों? क्योंकि आप नंबर ही इतने लेके आए। अभी तक MPPSC की वनडे एग्जाम में इतने नंबर नहीं आते जितने FSO की एग्जाम में आए। 363 मैक्सिमम पहुंच गए, तो इतने नहीं आते, टॉपर को भी नहीं आते, टॉप 10 में भी नहीं आते। कल के टॉपरों को आप देखोगे, दोनों के इंटरव्यू मिला के 260 200 सॉरी 360 350 इंटरव्यू मिलाने के बाद वो टॉप 10 में आ गए। तो यहां पर टॉप 10 में कहां जाएंगे? हो सकता है 400 पार भी चले जाएं। ठीक है, इन चीजों को आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है। तो आज अपन थोड़ा सा इंटरव्यू पे भी चर्चा करेंगे, और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि भाई आपको जो डॉक्यूमेंट जमा करना है उसमें कौन कौन सी गलतियां हो सकती हैं, उनको दूर करना है। और आप अपना भर के लेके आए, एक रफली भरा है आप सब लोगों ने, उसमें चेक करिएगा कि कहीं ऐसी चीज़ तो नहीं है जो आपने लिख दी हो, उसे सुधारा जा सकता है। अभी जमा करने से पहले हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं जिसको हम सुधार सकते हैं, पर एक बार जमा हो गया फिर भी सुधार सकते हैं। बताओ क्यों? क्योंकि जब आप इंटरव्यू देने जाओगे ना, वहां भी आपको एक मौका मिलता है अपने DF को भरने का। ठीक है, वहां पर जो भी, जैसे अभी आपने हॉबी लिख दी, एग्जाम्पल, क्यों हॉबी का ज़्यादा सबको पता होता है, अभी आपने लिख दी डांसिंग करना है, ठीक है, वहां जाके आप सिंगिंग भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वो ये नहीं पूछेंगे कि पहले क्या थी। ठीक है, क्योंकि उनके पास जो जाता है वो तभी जब आप जो भरते हो, जो इंटरव्यू 3 लोग बैठेंगे वो तभी जब आप वो फॉर्म भरते हो ना, एक शॉर्ट में DF रहता है, वो जाता है। क्लियर है? तो उसमें आप अपने हिसाब से चीजें भर सकते हो। तो ये जब रिजल्ट आया था तो एक पूरा का पूरा ये आपको देखने को मिला था, इसको कहते हैं परिशिष्ट प्रपत्र 01। ठीक है, ये क्या होता है? चेक लिस्ट कह सकते हैं, इसका शुद्ध फॉर्म जो है चेक लिस्ट ही है अगर अपन इंग्लिश में कहें, पर हिंदी में इतना खतरनाक लिख देते हैं समझने ही नहीं आता। अधिकतर लोग DF को भरने में इसीलिए दिक्कत में आ रहे हैं क्योंकि शुद्ध हिंदी लिखी है, वो कभी उनने सुना ही नहीं, पढ़ा ही नहीं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है अनुप्रमाणन पत्र फॉर्म नंबर 3 मूल प्रति, 3 मूल प्रति चाहिए अनुप्रमाणन फॉर्म। अभी अनुप्रमाणन का आप देखोगे तो ये वेरिफिकेशन होता है।
क्या होता है? वेरिफिकेशन। भाई आपने यहाँ पे लिख दिया कि मेरे पास कोई भी क्रिमिनल केस नहीं है, ठीक है, क्या सबूत है कि भाई आपके पास ना हो? तो झूठ भी लिख सकते हैं। तो एक थाने में जाता है, कहाँ जाएगा? थाने में जाएगा, जिस भी जगह पे आप रहते हैं। एक कहाँ जाता है? आयोग में जाएगा, और एक कहाँ जाएगा? डिपार्टमेंट में जाएगा, फूड डिपार्टमेंट में। तो ये 3 आपसे वेरिफिकेशन फॉर्म भराए जाते हैं। क्लियर है? हर चीज क्यों भराई जा रही है उसके पीछे रीजन है उस पर अपन चर्चा करेंगे। चलिए एक एक करके अपन सभी चीजों पे बात करेंगे, और फिर मैं आपको एक लाइव भर के भी बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी चीज आपको भरना है, और कहाँ पे बिल्कुल स्ट्रिक होके उस पर ध्यान से भरना है चीजें। आ जाओ। तो सबसे पहले देखिएगा, आपके पहले इसको पढ़ो। और मैं बोलूँ आधे से ज्यादा क्या हो गया, देखो आजकल ना लोगों को स्पून फीडिंग चाहिए, मतलब कोई हाथ से ऐसे खिला दे। मानते हो आप? मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं 10% लोगों को छोड़कर 90% ने तो वो पढ़ा ही नहीं होगा क्या क्या लिखा है। यहां से पढ़ना चालू कर, यहां तो थक ही गए होंगे, वो अरे रहने दो यार, वो तो कोई सर बता देंगे क्या क्या चीज है, वो ज्यादा सही रहेगा। या डैप में हर एक चीज लिखी हुई है, फिर भी फोन लगा के पूछते सर वो गोल सील वाली कहाँ मिलेगी, सर फोटो कॉपी करने के बाद फोटो लगाना है कि पहले लगाना। उनने साफ साफ लिखा है बारीक बारीक में, अगर वो आप ध्यान से पढ़ लेते ना तो आपके आधे से ज्यादा डाउट क्या हो जाते? क्लियर हो जाते। मगर क्या है कि हम पढ़ते नहीं है फिर पढ़ते हैं तो उसको समझने की कोशिश नहीं करते। अगर पढ़ने के बाद उसको समझने की कोशिश करोगे तो सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। मगर ठीक है, डर रहता है कि यार हम कुछ गलती ना कर दें जिससे हमारा इंटरव्यू ना बिगड़ जाए और हम लोग बिल्कुल मंजिल पे पहुंच पाए थे वहां से बाहर ना जाए, तो स्वाभाविक है। तो इसीलिए एक मेंटर, एक टीचर का होना बहुत जरूरी है जो आपको चीजें बता दे। अच्छा, तो सबसे पहले देखिएगा, पहले नंबर पे क्या लिखा हुआ है इसको पहले पढ़ो। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर ने पहुंचाया है परिशिष्ट पत्र, लिखा हुआ है विज्ञापन क्रमांक। अब देखिए विज्ञापन क्रमांक भी यहां पे लिखा हुआ है 4/2025 और 23/6/2025 को ये आया हुआ था, उसकी डेट लिखी है। तो जब आप डैप भरेंगे तो वहां पे भी पूछेंगे तो यही डालना आपको, ठीक है। इसके बाद देखिएगा पद परीक्षा का नाम क्या है? खाद्य सुरक्षा अधिकारी परीक्षा 2025, तो ये भी पूछेंगे वहां पर, तो ये भी हमको लिखना होगा। अभ्यर्थी का नाम, ये अपना नाम लिख देना, ठीक है। अनुक्रमांक मतलब आपका, अनुक्रमांक में क्या लिखना है आपको? रोल नंबर लिख देना है। तो ये 4 चीज आप भर देना, नाम भरना है, रोल नंबर भरना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा क्या लिखा है, प्रश्न क्रमांक से कब तक और ये यहाँ पे क्या लिखना है उस पर मैं चर्चा करूंगा। पहले एक अपन एक डैप बता देते हैं, फिर इसको भरना बहुत जरूरी है क्योंकि ये पहले पेज पे जाएगा। जैसे देखिएगा, अब जब आप डॉक्यूमेंट जमा करेंगे ना, जैसे आप जब जमा करेंगे तो पहले पेज पे यही रहेगा। फिर यहाँ पर आपको एक छेद करना होगा, उसमें एक रस्सी आती है वो व्हाइट कलर की, उससे बांधना पड़ेगा, ठीक है। पिंच मत करना, खराब हो जाते, रस्सी से बांध के आपको पहुंचाना होगा। तो पहले पेज पे आप यही रखेंगे, ठीक है। और ये पहले पेज पे आप ये बताएंगे इंडेक्स है, क्या है? इंडेक्स है कि किताब में क्या क्या है। तो यहां से देख के कोई भी व्यक्ति, आपका मार्कशीट देखना है 10th की मार्कशीट, तो वो यहाँ देख लेगा कि इतने पेज पे जाना, तो ऐसे पलटा के वहीं पहुंच जाएगा डायरेक्ट। और बाकी जो डॉक्यूमेंट लगाएंगे उस पर नंबरिंग भी करना होगी आपको, उन्होंने लिख रखा है, तो नंबरिंग जो करना होगी वो यही लिखा है, कहां से कहां तक। जैसे देखिए प्रश्न क्रमांक कहां से कहां तक, जो नंबरिंग होगी 1 से 2 तक है, और कितने पेज हैं। जैसे डैप में आपके भाई 5 पेज है, 6 पेज हैं, तो आप लिख दोगे भाई 5 पेज से लेकर 10 पेज, तो टोटल कितने हो गए? 5, तो 5 वहां लिखना है। तो ये पीछे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखना है टोटल, और आगे लिखना है कहां से कहां तक। ये चीज आप समझते हो? चलो, बहुत बेसिक चीज है, पर कुछ लोगों को नहीं पता होती है, अपन उसको देख लेंगे। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। फिर अब हम लोग आगे जाते हैं, एक एक चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखिएगा, उपरोक्त परीक्षा के लिए फॉर्म भरे गए फॉर्म ऑनलाइन पत्र की छाया प्रति, यानी कि जो आपने फॉर्म भरा था उसकी फोटोकॉपी आपके पास होगी, जो प्रिंट निकला होगा वो प्रिंट आपको लगाना है। कितने पेज का है वो? 2 पेज का है, तो 1 और 2, तो यहाँ पे लिखना है 1 से लेकर 2 तक, और टोटल कितने पेज हो गए? 2, तो यहाँ पे कितना लिख दोगे? 2, ठीक है। तो यहाँ पे पेजों की संख्या आप लिख देना। आइए मैं बताता हूं, थोड़ा भरते भी चलता हूं जिससे आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। देखिए अच्छा, इस पे नंबरिंग नहीं करना है, ये जो पहला पेज होगा इस पे नंबरिंग नहीं करना, इसके बाद जो होगा उस पे नंबरिंग करना है। तो जैसे आपके फॉर्म 1 पेज से लेकर 2 तक है, और टोटल कितने पेज हैं? 2 पेज है, तो 2 लिख दिया यहां पर, ठीक है। फिर देखिएगा, उपरोक्त परीक्षा में प्रवेश पत्र की छाया प्रति कितने पेज की होगी? छाया प्रति 1 पेज की होगी, तो क्या लिखोगे आप? 3 से 3, 3 से 3 लिख दोगे, और यहाँ पे क्या लिख दोगे? 1। क्लियर है? फिर उपस्थिति पत्रक 1 मूल प्रति, अब ये कहां मिलेगा? ये आयोग की वेबसाइट पे मिलेगा, ये अपन को डाउनलोड कर लेना है। कहां से डाउनलोड करोगे? आप MPPSC जाना, वहां पे डाउनलोड के ऑप्शन है, वहां पे क्लिक करोगे, वहां पे जितने भी चीजें हैं उनको डाउनलोड कर लेना है। उसमें लिखा होगा, क्या लिखा होगा? उपस्थिति पत्र का मतलब होता है कि मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूं, ठीक है। प्रेजेंट कह सकते हैं, प्रेजेंट लेटर इसे कह सकते हैं। तो प्रेजेंट लेटर 1 मूल प्रति, कितने पेज है इसमें?
एक ही पेज है, तो यहां से देखेंगे 3 से 3 तो 4 से 4 हो जाएगा, कितने पेज हो जाएंगे, एक ही पेज हो जाएगा। ये ऐसे आपको भरना है, आखिरी तक भर लोगे इसी तरीके से, बहुत आसान है भाई। जिसको नहीं पता होता ये क्या लिखा है ना भरे, तो हर एक चीज आपको समझते हुए भरना है। इसके बाद देखिएगा व्यक्तिगत विवरण की बात करें हम लोग, इसी को डेफ कहते हैं। डेफ में क्या क्या लिखा है देखो, एक मूल प्रति, एक मूल प्रति का मतलब क्या होता है, एक डेफ निकालना, प्रिंट, कितने पेज है उसमें, 5-6 पेज है ना, 6 पेज है, 7 पेज है ना, तो 7 पेज आप निकालना। अच्छा, ब्लू एंड ब्लैक बॉल पेन से आपको भरना है, ठीक है, कौन सा भरना है, ब्लू या ब्लैक, दोनों में से किसी से भी, बॉल जेल पेन से नहीं भरना है, साफ साफ। तो आपने उसको भर लिया, भरने के बाद उस पर आपने, सुन लिए, भर लिया, फोटो मत चिपकाना, ठीक है, फुल भर दिया। भरने के बाद उसकी 5 फोटोकॉपी करवाना, करवा ली फोटोकॉपी। अब सब पर, मेन पर भी और सब फोटोकॉपी पे एक एक फोटो चिपका देना और साइन कर देना, मतलब फोटोकॉपी पे साइन होना जरूरी है, ठीक है। तो एक तो मेन हो जाएगा, मेन पे वो हाथ से लिखा हुआ अलग ही दिख रहा है, और फिर उसकी फोटोकॉपी होना चाहिए। तो कितने हो जाएगा, यहां पे देखो क्या लिखा है, एक तो मूल प्रति और 5 छाया प्रति, मतलब 5 फोटोकॉपी होंगी। केवल मूल प्रति पर नंबरिंग करना है आप लोग, मूल प्रति पे नंबरिंग करना है, और ये छाया प्रति बाद में अटैच कर देंगे आखिरी में, ठीक है। क्योंकि नंबरिंग वाला वो उसको मेन देखना है, वो साथ में अटैच कर रहा है। जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे ना जो इसमें नहीं लिखे, उनको साथ में अटैच करते जाना, क्योंकि आखिरी में इसमें भी लिखा कि आपने और भी कुछ कर रखा हो, किसी ने गेट दे रखा हो, किसी ने नेट दे रखा हो, जीआरएफ दे रखा हो, पीएचडी कर रखी हो, या कुछ भी एक्स्ट्रा कर रखा हो जो आप बताना चाहते हैं, तो वो नीचे अलग से आप उसको समा भी कर सकते हैं। सर हमको राष्ट्रपति अवार्ड मिला है, सर हमको गवर्नर ने अवार्ड दिया था, कुछ ऐसा हुआ था, तो कुछ उसका सर्टिफिकेट रहते हैं, तो वो लगा देंगे लास्ट में, ठीक है। उसी के साथ फोटोकॉपी पहले लगा देंगे, फिर वो लास्ट लगा देंगे। फिर देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा है, अच्छा, छाया प्रति पर नंबरिंग नहीं करना, उन्होंने स्पष्ट लिख दिया है, छाया प्रति समझ गए। तो यहाँ पर एक मूल प्रति मतलब मेन फॉर्म आपको निकाल के उसको भर लेना है, ठीक है। साइन और फोटो लगाने से पहले, साइन और फोटो लगाने से पहले उसकी फोटोकॉपी करा लेना। तो आपके पास अब 6 हो गई, ठीक है। तो 5 तो फोटोकॉपी हैं और एक मेन है। अब सब पे फोटो लगाना। अच्छा, फोटो की बात करेंगे भाई, फोटो पे नाम होना चाहिए, डेट होना चाहिए, है तो भी अच्छी बात है, नहीं है तो भी चलेगा, ठीक है। फोटो में ऐसा नहीं होना चाहिए जब फॉर्म भरते समय आप अलग ही लग रहे थे, बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ी बढ़ा ली थी किसी ने, आप काट ली, क्लीन कर ली, तो सिमिलर हो, वो फोटो है, अच्छी बात है। नहीं है तो अभी वर्तमान में खिंचवा के भी लगा सकते हो, ऐसा नहीं है कि यार वो ही होगा तो चल जाएगा, क्लियर है। अच्छा, फोटो पे क्या ऐसा साइन करना है कि आधा साइन हो जाए, जरूरी नहीं है, नीचे भी आप साइन कर सकते हो, स्पष्ट उन्होंने जगह दे रखी है, आप नीचे साइन कर सकते हैं। फोटो के नीचे साइन का एक ब्लॉक बना रखा उन्होंने, तो वहीं पे आपको साइन करना होगा, क्लियर है। क्योंकि ये डाउट थे, जितने भी डाउट थे मैं क्लियर करता जा रहा हूं, तो ये हो गया। फिर आगे नीचे जाएंगे, यहाँ पे अनुप्रमाणन फॉर्म। अच्छा, कितनी है इसमें देखिएगा, मूल प्रति की बात करें, कितने पेज है इसमें, कितने हैं, किसमें, नहीं अपन पहले डेप की बात करते हैं। डेप में कितने, 5, ठीक है, डेप में 5 है, इधर आ जाओ। तो 5 से लेकर कहां तक पहुंचेगा ये, 10, 5, 6, 7, 8, 9 तक, तो कितने हो गए टोटल, 5। ये ऐसे भरते जाना है, क्लियर है। तो ये 5, इन पे तो नंबरिंग कर रहा है इसलिए यहां पे लिख रहा है, जो नंबरिंग कर रहा है वो लिखना है। फिर इसके बाद देखिएगा घोषणा। अच्छा, अनुप्रमाणन फॉर्म 3 मूल प्रति, ये वही है, वेरिफिकेशन फॉर्म होगा, 3 इसकी मूल प्रति, फोटोकॉपी नहीं करवाना, मेन भरना है, सब पे साइन, सब पे फोटो, जहां पे लगना है वो लगा देना, फुल अपनी डिटेल भरना है, भर दोगे। अनुप्रमाणन का मतलब क्या, वेरिफिकेशन, एक का जाएगा थाने में, एक का जाएगा विभाग में, एक का जाएगा आयोग में, ऐसा है, ठीक है। ये यहाँ पे जाता है, वेरिफिकेशन जाता है, ठीक है। तो उसमें कितने पेज है, 7 पेज है, तो यहाँ कितने हैं, 3 भरना है, 3 मूल प्रति, तो 10 से कितना कर देंगे अपन, 30, ठीक है, 10 से 30 पे ये आपका अनुप्रमाण फॉर्म ही मिलेगा। तो टोटल कितने पेज हो गए, 7 या 21, 21 ना, 21 हमने यहाँ पे लगा दिया, क्लियर है। फिर नीचे चलो क्या आएगा, घोषणा पत्र। घोषणा पत्र का मतलब क्या होता है कि भाई जितने भी मैं जानकारी दे रहा हूं वो क्या है, सब सही है, उसके लिए घोषणा पत्र होता है। तो उसकी भी क्या करना है, एक मूल प्रति फोटोकॉपी नहीं लगाना है, ठीक है। तो यहां पे लिखिएगा कहां से पहुंच जाएंगे, 31 से 31 ही, एक ही रहेगा, तो कितने पेज हो जाएंगे इसमें, 1। फिर नीचे चलो, हाई स्कूल की छाया प्रति, तो हाई स्कूल की छाया प्रति एक ही होती है, तो 32 से 32 एक हो जाएगा यहाँ पे। फिर हायर सेकेंडरी 12वीं की मार्कशीट कितनी है, 33 से 33 एक हो जाएगा।
फिर देखिएगा विज्ञापन के अनुसार अनिवार्य शैक्षणिक, अच्छा आपने क्या कर रखा है, किसी ने स्नातक भर रखा है, किसी ने स्नातक यानी कि किसी ने यूजी भर रखा है, किसी ने पीजी भर रखा है, उस हिसाब से आप लोग अपनी अंक सूची, अब देखिए क्या लिखा है, समस्त वर्षों की अंक सूची भी लगाना है आपको, समस्त वर्षों की, यानी कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, या सेमेस्टर की बात करें तो सभी की आप लगा देंगे, लगा दोगे आप लोग। फिर यहाँ पे लिखा है उपाधि, अब उपाधि मतलब होती है डिग्री क्या होती है डिग्री। अब बहुत सारे बच्चों का है, सर मैंने डिग्री मंगाई नहीं, अभी आई नहीं, तो ध्यान दीजिएगा डिग्री का एक ऑप्शन होता है अपनी यूनिवर्सिटी में, या ऑनलाइन आप फॉर्म भर सकते हैं, तत्काल वाला एक ऑप्शन होता है, पैसे जरूर लगते हैं, 1500-1600 लगते हैं, वो फॉर्म भर के आप यूनिवर्सिटी डायरेक्ट पहुंच जाओ तो तुरंत मिल जाती है, 1-2 दिन में मिल जाती है, या कुछ घंटों में भी मिल जाती है। क्लियर है, 1-2 घंटों में मिल जाती है या तुरंत मिल जाती। अच्छा, अब बोले सर हमने सब चक्कर लगा लिए, सब परेशान हो गए पर नहीं मिल रही, तो चिंता मत करना, एक एफिडेविट बना देना कि इंटरव्यू के टाइम में पेश कर दूंगा, ठीक है, मिल जाएगी। तो डिग्री नहीं है तो बड़ी बात नहीं, नहीं रहती, लोग नहीं मंगाते हैं, तो उसकी चिंता वाली बात नहीं है, तो अच्छी बात है, या आप करवा सकते हो, निकलवा सकते हो, और अच्छी बात है, नहीं निकल पा रहे हैं तो परेशान नहीं होना है, चल जाएगा। तो डिग्री कितने, अच्छा कितनी होंगी भाई आपकी मार्कशीट, वो आपको देखना होगा, फिर उसके हिसाब से आप समझ गए, जो मैं समझाना चाह रहा था वो नंबरिंग करना है और यहाँ पे पेज लिखना है। एक फॉर्म पहले भरना, उसमें गलतियां होंगी, डर है, स्वाभाविक है, कुछ भी होगा, तो 2-3 बार करके देख लेना, जब फाइनल हो जाए फिर उसको जमा करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी इस पे गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसी के हिसाब से अब पता चले यहाँ पे आपने लिख दिया इस पेज पे हमारी 10वीं की मार्कशीट है, पीछे उसने खोल के देखी है ही नहीं, तो कट कर देंगे, जमा ही नहीं करी। इतना समय थोड़ी है किसी के पास कि आप चेक करेंगे 10 बार, ठीक है, तो वो तो यही चाहते हैं ना कि लोग ना आए। भाई अगर कोई केयरलेस व्यक्ति है, खुद सोचो, ये तो केयरलेस ही कहेंगे ना, सब इतना पता होने के बाद गलती कर रहा है, तो ऐसा व्यक्ति डिपार्टमेंट में जाएगा तो वहां भी गंदगी फैलाएगा, इसलिए होना ही नहीं। अब जैसे कल मैंने एक वीडियो बनाया कि भाई आज हम लोग डेप पे चर्चा करेंगे, या कुछ मैं ऐसी चीज़ें बताऊंगा, स्वाभाविक है ये सब चीज़ें कॉमन है, यूट्यूब पे वीडियो पड़े रहते हैं, सब हो जाता है, मगर कुछ तो ऐसी चीज़ हो सकती है ना जो अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कितने लोग ऑफलाइन आए आप देख रहे हो, अच्छा पिछले 7-8 दिनों से मेरा जीना हराम कर दिया है, ना मिलूं तो गलत बात है कि यार सर मिलते नहीं है, बात कर देते हैं, एक डैप में पर्सनली चेक करने में कम से कम आधे घंटे से लेके 1 से 1.5 घंटे लगता है, तो इतना समय मैं हर व्यक्ति को तो नहीं दे सकता, तो इसलिए मैंने ये सेशन रखा था कि एक साथ जितने भी है आ जाओ। मैसेज नहीं था क्या, मैसेज आपको भी नहीं आया, वो यही रीजन रहा यार, मुझे लग रहा है कि किसी कारण पहुंच नहीं पाए उस ग्रुप में, नहीं जो इंटरव्यू ग्रुप वाला है उसमें नहीं डाला, उस ग्रुप का नाम क्या है, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम ही है, है? उसमें आया था सिर्फ, उसमें आया ना, बहुत से लोग ग्रुप में नहीं जुड़े, कोई बात नहीं, उनको अपन ये रिकॉर्डेड सेशन दे देंगे, अच्छा हो जाएगा। पर ऑफलाइन में क्या है, 1-to-1 आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सब चीज़ें आसान हो सकती हैं, ठीक है। अब जैसे कोई फ़ोन आ रहा है, डेफिनेटली जितने भी फ़ोन आ रहे हैं ना, कोई बाहर खड़ा होगा, तो आगे बढ़ते हैं ये रिकॉर्डेड वीडियो डाल देंगे एप्लीकेशन पर, जिसको देखना होगा वो देख लेगा। तो यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या, पूछ सकते हैं आप, हर एक चीज पे पूछना है आपको, है तो कोई, हाँ साथ में लगाना है, ठीक है, उपाधि भी लगाना, नहीं दोनों लगाना लगाना है, हाँ। तो और मैं इंग्लिश में बात कर रहा था क्या, आपके पास डिग्री है तो मास्टर से फॉर्म भरा था क्या, क्या मेंशन किया था, नहीं 2 से फॉर्म भरा रहा, या तो आपको मास्टर बनना है
ये आपने यूजी से या पीजी से, तो किससे फॉर्म भरा था याद करो। ऐसा नहीं होता, वो उसने एक मांगा था। फॉर्म कहाँ है, फॉर्म पे चेक कर लेना। फॉर्म भरते समय दोनों। और बैचलर। ठीक। तो अभी डिग्री कौन सी नहीं है, बैचलर की नहीं है, दोनों नहीं है, मास्टर की नहीं है, फोर्थ सेमेस्टर की मार्कशीट भी नहीं। तो वो मार्कशीट आती नहीं है कॉलेज से। नहीं तो वो जाना पड़ेगा, नहीं तो इंटरव्यू में आप दे नहीं पाएंगे। नहीं, ट्रांसक्रिप्ट जो मिलता है वो उसको आपको जो आपके प्रिंसिपल होंगे या जो भी अथॉरिटी उनसे साइन सील करवाना पड़ेंगे। ठीक है, कहाँ के हैं आप? तो इंदौर में जाके सील लगवा लेना, सील साइन करवा लेना, हो जाएगा। आप मैडम। क्या? हाँ, डीन से जो भी अथॉरिटी रहती है या रजिस्ट्रार होंगे वहाँ पे, जो भी होंगे जो साइन करते हैं, उनसे साइन सील लग जाएगी, साइन हो जाएगा तो वेरीफाई हो जाता है। ठीक है भाई, नेट से तो कोई भी निकाल के कुछ भी कर सकता है, वो कैसे तो बाद में मिले। अच्छा, ओरिजिनल मिली, सील साइन है उस पर। हाँ, चल जाएगा ना, सील साइन होना चाहिए तो चल जाएगा। प्रोफेशनल डिग्री चल जाएगी, ओरिजिनल कब तक आएगी? हाँ, आज पता कर लेना, जिसके पास प्रोविजनल है प्रोविजनल लगा देना, एक एफिडेविट जाके बनवा देना कि अभी वर्तमान में प्रेजेंट नहीं है मगर मैं इंटरव्यू के दौरान पेश कर दूंगा। एफिडेविट लगाना है। आप बनारस यूनिवर्सिटी जाओ या किसी को पहुंचाओ। क्या? कितने? नहीं, मार्कशीट के लिए तो है, ट्रांसक्रिप्टेड है मार्कशीट। फोर्थ सेम की मार्कशीट है कोई आपके पास? कैसी वाली है वो? ठीक है, तो क्या करोगे अब, एफिडेविट बनवाना। पहले तो ट्राई करो कि डिग्री और वो आ जाए। नहीं आ रही तो क्या बनवाओगी, एक एफिडेविट बनवाओगी। सर अभी हमारे कॉलेज के द्वारा यही प्रोवाइड करी गई है, हमसे हमारे कॉलेज ने कहा है कि जल्दी ही वो प्रोवाइड कर देंगे, इंटरव्यू के दौरान मैं आपसे दे दूंगा। आ जाओ, आ जाओ। बताओ ठीक है, इतना समझ नहीं आ रहा है, आगे बढ़ जाए। तो ये तो करना पड़ेगा यार, ये नहीं करोगे तो फिर कैसे चलो, इंटरव्यू से बाहर ही हो जाओगे, सिलेक्शन से पहले बाहर। हाँ, एफिडेविट, हाँ, एफिडेविट लगाएंगे, फिर आपको समय भी तो दिया गया था करेक्शन का, फिर भी नहीं करवाया आपने। अच्छा, इस थोड़ी चल जाए, वो एफिडेविट लगवा देना। ठीक है, आगे आ जाओ ना। ठीक। तो यहाँ पे देखेंगे क्या करना है, अभी उस पे भी आएंगे, कहाँ गलती हो सकती है, किन किन चीज़ों पे, मूल निवासी में क्या दिक्कत है, कास्ट सर्टिफिकेट में क्या दिक्कत है, या आपका आय प्रमाण पत्र मांगा है कि नहीं मांगा, तो किसका लगाना है, इन सब पे चर्चा करेंगे। आप थोड़े लेट हो गए, हम लोग 10 बजे तक पहुंच चुके हैं, फिर बाद में ये पहले रिकॉर्डेड चल रहा है, इसको रिकॉर्ड करके फिर अपन बात कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, सभी को ध्यान से देखना है। मैंने क्या क्या चीज बताया आपको कि आपकी स्नातक और स्नातकोत्तर आपने क्या लगा रखा है। अगर आपने यूजी लगा रखा है तो आप यूजी की सभी सेमेस्टर की, ठीक है, सभी सालों की, जिसका ईयरली चलता है, जिसका सेमेस्टर चलता है, सबकी मार्कशीट लेना है, सेल्फ असिस्टेड करके उसको लगाना है, सेल्फ असिस्टेड भी कर देना उसको। इसके बाद देखिएगा, अगर आपके पास पीजी है तो पीजी की लगा देना, समस्त वर्षों की, या जिसका सेमेस्टर चलता है सेमेस्टर, जिसका वर्ष चलता है वो। इसके बाद यहाँ पे लिखा उपाधि की छाया प्रति, यानी कि डिग्री भी आपको लगाना है। अब डिग्री में क्या हो सकता है, दो ऑप्शन, या तो प्रोविजनल हो, प्रोविजनल लगा दो, या नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अफिडेविट लगा दो कि भाई हम इंटरव्यू के दौरान आपको प्रोवाइड कर देंगे, हो जाएगा। आगे आओ। मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने की स्थिति में मध्य प्रदेश राज्य का रोजगार कार्यालय जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र आयोग कार्यालय में अभिलेख जमा करने की अंतिम तिथि तक जारी प्रमाण पत्र चाहिए। तो यहाँ पे क्या चाहिए आपको, रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीकृत आपने करवाया था फॉर्म भरते समय, होगा, किसके पास नहीं है, करवा अपडेट करवाना है ना, पुराना है। ठीक, तो पुराना वो 10-12 पे होगा, मार्कशीट यूजी पे होगा, पीजी हो गए, तो यूजी वाला पीजी वाला भी अपडेट करवा लेना। ठीक है, तो ये क्या करवाना आपको, रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीकरण करवाना है।
ये हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर भी फिर इसके बाद क्या है, मूल निवासी होने की स्थिति में मूल निवासी स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र की प्रति चाहिए उनको। अच्छा, यहाँ पे लिखा गोला सील। अब जो ऑनलाइन निकलता है डिजिटल, उस पर गोल सील होती है, तो चिंता नहीं करना है, गोल सील ही है उस पर। आपने डिजिटल बनवाया किसी ने, तो डिजिटल पे गोल सील है कि नहीं, देखा है, उस पर गोल सील बन रहती है। कहाँ है डिजिटल, बताइए किसी के पास हो तो मैं बता देता हूँ। हाँ, ये नीचे लगी गोल सील। एफिडेविट क्यों लगाया? लाओ, ये है तो सही गोल सील, अलग से लगवाइए कार्यालय से। आपकी तो लगी हुई, क्या अलग से लगवाया? आता है, आ जाओ। देखो सभी, देखो किसी किसी का आ जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में रह रहे हैं हम लोग, ठीक है। किसी किसी में गोल सील जब डिजिटल बनवाते हैं ना, तो वो लगा लगाया आ जाता है, किसी में नहीं है। तो आप कहाँ जाएंगे, आपका जो भी तहसील है, ठीक है, कलेक्टेड है, वहां पर जाके आप सील लगवा लेना। कैसी सील लगवाना आपको, ये वाली, ये गोल सील ऐसी होती है, लगवा लेना, ठीक है। अब कोई कहेगा सर हम इंदौर में ही हैं, हमारा तो वहाँ है, फिर क्या कर सकते हैं उस कंडीशन में, किसी को पहुंचा देना, वो ज़्यादा सही रहेगा। आपने कहाँ से करवाया है? तहसील में जाके कर, कहाँ, खरगोन तहसील में ना, ठीक। तो तहसील में जाकर आप लोग उस पर नीचे लिखा रहता है तहसील वहसील का, वो लगवा सकते हैं। दूसरा क्या है, अगर आपके मूल निवासी पहले अलग था, अब उनने एक डेट दे रखी है, देखो सबसे पहली बात तो उनने एक डेट दे रखी है, कहाँ गई डेट, 30/10/2025 ऑनलाइन आवेदन इसके पहले किया गया, उसके पूर्व जारी छाया प्रति। अब आप तो नया बनवा रहे हो, तो फिर कैसे काम चलेगा? तो घर में पापा का मूल निवासी पत्र होगा, उसमें आपका नाम भी होगा, तो वो चल जाएगा। और फिर एक एफिडेविट बनवा लेना, ठीक है। और एक और मैं बात बता दूं, मैंने पूरा नोटिफिकेशन पढ़ा था, वहां पे इन्होंने ये चीज लिखी नहीं थी। ऐसा रहता ना, नोटिफिकेशन में तो लिख दिया था हमने, ये अभी चीज डाली है, तो आप एफिडेविट से काम चल जाएगा। एक एफिडेविट बनवा लेना कि हमारा था और अभी हमने नया बनवाया, हो जाएगा सभी लोगों को, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अभी नया बनवा के कराए, गोल सील थी। देखो जिनने एफिडेविट लगवा दिया अच्छी बात है, अब जिनने सबमिट कर दिया अब वो लोड भी ना ले, एक मौका और मिलेगा आपको। कुछ लोग कहते हैं ना भाई अभी जमा कर दो, नहीं, एक बार जब इंटरव्यू में जाएंगे वहां पर भी कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगा पाया, कुछ नहीं हुआ, भगाएंगे नहीं ऐसे, तो एक मौका और मिलेगा, वहां पे लगा देना, बनवा के रख लेना, कुछ नहीं जा रहा, जब जाओ इंटरव्यू ले जाना। क्लियर है? क्योंकि बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने फट से जल्दी बोले जल्दी पहुंचा देते हैं, हमारा नाम पहले आ जाएगा इंटरव्यू में, तो फटाफट जमा कर दिया। तो गोल सील है, अच्छी बात है, नहीं है तो क्या करना है आपको, तहसील से जाके लगवा लेना, ठीक है। आ जाओ। और मान लो नहीं भी है और पहुंचा दिया, फिर क्या करना है, तो भी चल जाएगा, एफिडेविट बनवा लेना, ठीक है। और जब इंटरव्यू में जाओ वहां पे आपका वो रहता है, वहां पे जमा कर देना, बोले ये उस समय नहीं था, ये हमने जमा कर दिया, तो ऑप्शन खुले रहते हैं। अरे इस पे इंटरव्यू का कोई लेना देना नहीं डॉक्यूमेंट में, मतलब गलती कैसी गलती, कुछ भी नहीं पहुंचाया आपने तो गलती मानेंगे। जैसे गलती हो सकता है कि आपके सरनेम में मिस्टेक है, ये है, तो उसके लिए आप एफिडेविट बनवा के पहुंचा दें क्योंकि आपको पता है। मगर कुछ ऐसी गलतियां होंगी जो आपको पता ही नहीं है, वो तो वही बताएंगे भाई ये गलती है, तो उस समय आप क्या करोगे। अच्छा, उस समय भी ऐसा होता है, जैसे अभी ITI प्रिंसिपल के इंटरव्यू थे, जिस डेट को उसका इंटरव्यू था उसी दिन उसकी शादी आ गई, तो उसने शादी का सर्टिफिकेट लगाया, वो जो रहता पत्रिका लगाई, आयोग में चले गए, बोले हमारा डेट चेंज कर दो, तो डेट भी चेंज हो जाती, समझ रहे हो ना। तो ऐसा भी नहीं है कि नहीं होती, चीजें होती हैं, सही प्रोसीजर पता हो, सही वे में चलते तो काम हो जाता है। मतलब शादी आ गई या कुछ ऐसी घटना हो गई कि भाई नहीं पहुंच पा रहा है, कुछ कुछ तो ऐसा हो जाता है जीवन में, तो एक मौका रहता है, क्योंकि आयोग को भी पता है बड़ी मुश्किल से एग्जाम दे के आए हैं, तो सब चीजें होती हैं। घबराना नहीं है, डरना नहीं है, क्योंकि एक अभी मेरे पास एक कॉल आया था, बोले सर मेरे पास मार्कशीट नहीं है, दिल्ली में जाना पड़ेगा, समय लग गया, नहीं हुआ तो फिर क्या होगा। तो एक आप एफिडेविट बना के, उसका कुछ तो सबूत होगा ना, आपने पढ़ रखा है,
एफिडेविट बना के लगा दो कि भाई इंटरव्यू में जब आप आएंगे, जब पेश कर देंगे, नहीं हो तो तब भगा देना। भगाना तो आपको है ही, आज ही क्यों भगा रहा हो, तब भगा देना। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। तो सब लोगों ने गोल सील देख ली, और क्या देख लिया, ये एफिडेविट है, ऐसा बनवा लेना वकील से, किसी भी वकील से जाके वो साइन लगा देगा, सील लगा देगा, इसमें सब लिख रखा है, इनने लिख रखा है, देखिएगा। उनके पास फॉर्मेट रहता, आपने बताया था कि उसके पास फॉर्मेट था, बताया था, ठीक। तो बता देना भाई जो भी दिक्कत है कि मेरे पापा का सर ने वो था, पहले डेट थी, पर आयोग ने बोला गया है कि 30 से पहले चाहिए, उस समय मुझे ज्ञात नहीं था, जानकारी नहीं थी, इसलिए मैंने अभी नया बना दिया और एक एफिडेविट लगा दिया। ये लिखा होगा उसमें, ठीक ठीक। आ जाओ, ये आप सबको जो नए आए हैं अभी इनको पता है ये कैसे भरना है, ये सब चीजें ये पता है? चलो एक बार और बता देते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे अपना रोल नंबर भरना, ठीक है, यहाँ पर आप आपका नाम भर देना, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा ये लिखा पृष्ठ से पृष्ठ तक, जो जिस पे मैं बता रहा हूँ ये पहला पेज रहेगा। जो आपके डॉक्यूमेंट होंगे तो बहुत सारे हो जाएंगे, सब जितने भी डॉक्यूमेंट रहेंगे पहले पेज पे यही रहेगा। फिर यहाँ कोने में क्या करोगे आप, कील से या वो आता है उससे छेद करना, रस्सी से बांधना है, पिंच मत करना, रस्सी से बांध दोगे आप, ठीक है। तो पहले पेज यही रहेगा, इसको छोड़ के अगले पेज पे आपने क्या लगाया, फॉर्म, ऑनलाइन फॉर्म। ऑनलाइन फॉर्म है आपके पास, कितने पेज का है, एक का है कि दो का है? नहीं, आगे पीछे नहीं करवाना, अलग अलग करवाना है। बात समझ गए हो? कोई भी आगे पीछे मत करवाना, फिर कैसे लिखोगे, दिक्कत हो जाती है उसमें। एक पे एक लिखना है आपको, ठीक है। एक पे आपने एक लिख दिया भाई, दो पेज हैं उसके, मतलब ऑनलाइन फॉर्म के कितने पेज है, दो। तो यहां से लिखोगे एक से चालू हुआ, दो पे खत्म हो गया, तो कुल कितने पेज हो गए, दो। तो यहाँ पे दो लिख देना, दो पेज। ऐसे ही देखो प्रवेश पत्र कितना है, एक का ही है, तो वो तीन से चालू हो रहा है, तीन से चालू हो रहा है, तीन पे खत्म हो रहा है, कितने पेज है, एक पेज। फिर अगर बात करें उपस्थिति पत्रक जो है वो कितने पेज का है, वो भी एक पेज का है, तो चार से चालू हो रहा है, चार खत्म, एक है। अब डेप जो चालू हो रहा है, अब डेप में देखो छाया प्रति लगाना, आखिरी में लगा देना, मूल प्रति लगाना है, मूल प्रति मतलब मेन जो फॉर्म भरोगे, एक पेन से भरोगे मूल है, उसकी फोटो कॉपी करवाओगे, वो छाया प्रति है। तो जो मेन होगा उसका क्या करना है आपको, उस पर नंबरिंग करना है। तो कहां से नंबरिंग करोगे, चार तो हो चुकी है यहाँ पे, पांच से चालू करोगे, 5 6 7 8 9, 9 तक, क्योंकि 5 पेज है, 9 तक हो गई। तो क्या लिखोगे, 4 से 9, कितने पेज है, 5, तो यहाँ 5 डाल दोगे। अब ऐसे ही करना है सब, समझ जाओगे। एक दो बार भरना, गलतियां होंगी, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यही देखकर, क्योंकि इंडेक्स देख के आपने किताब ली होगी, इंडेक्स देख के क्या क्या है, तो वो इसी को देख के आगे की चीजें क्या करेंगे, सॉरी, इसी को देख के क्या करने वाले हैं, आगे की चीजें करने वाले हैं। आ जाओ, तो कहां तक पहुंच गए थे हम लोग, डायरेक्ट अंक सूची हो गई आपकी, ऑनलाइन वाली हो गई, आपको चाहिए। फिर इसके बाद रोजगार पंजीयन करवाना है आपको, जरूरी है। इसके बाद मूल निवासी में दो ही चीज बहुत दिक्कत आ रही, सब लोग ये पूछ रहे हैं सर गोल सील, तो गोल सील जाके लगवा लेना, इंपॉर्टेंट। और बाकी ये सब चीज लिखा ही होता है, प्रकरण क्रमांक, जाबक क्रमांक उसमें होता है, दिनांक का उल्लेख होना आवश्यक है, वो भी रहता है। इसके पहले का लिख रखा है, इसके लिए आप क्या कर दोगे, एक एफिडेविट लगवा दोगे। ये लगवाना जरूरी एफिडेविट, क्योंकि आप उस डेट का है ही नहीं। इसके पहले का जिसका है, उसके पहले का जिसका है, तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है तो एक एफिडेविट लगा देना, मुझे जानकारी नहीं थी, मैंने ये बनवा दिया। ये पुराना पापा का होगा, मूल निवासी चल जाएगा। फिर यहाँ पे देखिएगा 12वें नंबर पे हम लोग चलते हैं, आरक्षित श्रेणी की होने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा जाति, अब जाति प्रमाण पत्र लगेगा। जाति प्रमाण पत्र में क्या दिक्कत हो गई, अब यहाँ पे किसी की थी जाति प्रमाण पत्र में? अब जाति प्रमाण पत्र में एक दो चीज ये आ रही है कि सर वो हमारा जाति प्रमाण पत्र जो था पुराना नहीं था, इसमें भी डेट लिख रखी है। हाँ ठीक है, हमने नया ही बनवाया है, अभी अभी बन के आया है, तो क्या करें, फिर एफिडेविट लगवाओ। अच्छा, एफिडेविट के साथ साथ में पापा के नाम का जो जाति प्रमाण पत्र वो लगा देना, उसमें नाम होता है, ठीक है। अब एक का मेरे पास फोन आया, सर वो पापा तो 8वीं पास ही हैं, उनको कभी जरूरत ही नहीं पड़ी जाति प्रमाण पत्र की, सिर्फ मेरा था और मेरा भी मैंने अभी बनवाया है। ये केस भी देखने को मिला है, तो उस केस में क्या करेंगे, एफिडेविट, ठीक है। तो एफिडेविट से काम हो जाता है, चल जाता है। जाति प्रमाण पत्र किसको लगाना है, जनरल को नहीं लगाना, बाकी सबको जो जाति प्रमाण पत्र है जिनने रिजर्वेशन के अंतर्गत आते सबको लगाना है। फिर मध्य प्रदेश का मूल निवासी होने की स्थिति में अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को क्रिमिनल श्रेणी, अब देखो अगर आप क्रिमिनल श्रेणी के अंतर्गत आते हैं तो एक फॉर्म भरना, ये कहां मिलेगा, वेबसाइट पर, एमपीपीएससी की वेबसाइट पे जाना, डाउनलोड पे क्लिक करना, जैसे ही डाउनलोड पे क्लिक करोगे वहां पे बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, नीचे लिखा क्रिमिनल वाला,
तो जो ओबीसी के हैं विद्यार्थी, जो क्रिमिनल श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, वो घोषणा पत्र भर के जमा कर देना है। ये कहां मिलेगा? डाउनलोड करना होगा। फिर देखो, मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने की स्थिति में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किए गए वित्तीय वर्ष 2025-26 जारी ईडब्ल्यूएस के वैध प्रमाण पत्र की छाया प्रति। अब ईडब्ल्यूएस जिसने लगाया उसके पास प्रमाण पत्र होगा कि वो ईडब्ल्यूएस में आता, वो लगा देना। फिर देखो, महिला अभ्यर्थी हेतु विवाह उपरांत उपनाम परिवर्तन की स्थिति में शपथ पत्र की, हाँ अब देखो किसी किसी की शादी हो गई, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, अब उसका सरनेम चेंज हो रहा है तो उसका एक सर्टिफिकेट लगा देना, ठीक है, सर्टिफिकेट लगा देना, हो जाएगा। हाँ, मैंने कुछ पढ़ दिया क्या? क्रिमिनल बोल दिया क्या? कहाँ गया? होने की स्थिति में अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को क्रिमिनल श्रेणी के अंतर्गत ना आने की, हाँ सॉरी, ना आने की संबंधित में प्रस्तुत किए जाने वाले घोषणा पत्र लगाना है, ठीक है। हाँ, उल्टा मैंने बोल दिया था, आगे पढ़ा ही नहीं था मैंने। तो क्रिमिनल श्रेणी के अंतर्गत ना आने, जो नहीं आते क्रिमिनल श्रेणी पे, उनको लगाना है, ठीक है। फिर इसके बाद देखिएगा, ईडब्ल्यूएस हो गया, महिला अभ्यर्थी के शपथ पत्र लगा देना है, ऐसा ही एफिडेविट बनता है, शपथ पत्र को लगा देना है। फिर देखो 16वें नंबर पे, अगर आप कोई दिव्यांग है तो उनके पास सर्टिफिकेट होगा, ठीक है, वो भी इतने के पहले होना चाहिए, 30-10 के पहले, वो लगा दीजिएगा आप। अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो ये भूतपूर्व सैनिक के लिए, आप तो है नहीं तो आप नील लगा देना। इसके बाद देखिएगा, अब कोई सरकारी नौकरी में है, सरकारी नौकरी में क्या होता है, एक एनओसी होता है, ठीक है, मतलब कि हमको कोई दिक्कत नहीं, आप अप्लाई करो, तो एनओसी हर डिपार्टमेंट साइन करके देता है, वो लगाना है, जो सरकारी नौकरी में होंगे। शासकीय सेवक होने की स्थिति में विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र, जिसे एनओसी कहते हैं, अनापत्ति प्रमाण पत्र ना हो तो ऑनलाइन आवेदन अंतिम तिथि इसके अथवा पूर्व जारी विभाग के अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु प्रस्तुत किए जाने की मांग संलग्न करें, ठीक है। नहीं दिया, कभी कभी क्या होता है, हम एप्लीकेशन लगा देते हैं, जैसे डिग्री में हमने एप्लीकेशन लगा दी, 6 महीने हो गए, हमारी यूनिवर्सिटी दे ही नहीं रही है, तो कुछ तो लगाया होगा आपने, तो उसकी सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर एक जो है वो है, कहाँ से थी मुझे याद नहीं आ रहा, उनने मेरे को फ़ोन लगाया, बोले सर मैं सरकारी नौकरी में हूँ, और मैंने पहले जब 2024 में आया था ना, उस समय तो मेरे को लिख के दे दिया था कि चले जाओ, एनओसी दे दिया था, पर 2025 में मैंने एप्लीकेशन लगा रखी, अभी तक नहीं आया है, और मैं कोशिश भी करूंगी तो वो इतनी जल्दी नहीं आ पाएगा 5 तारीख के पहले, तो फिर मैं क्या करूं कि भाई आपने लगाया, उसकी एप्लीकेशन तो होगी, वो आप लगा दो। अभ्यर्थी का स्वयं का पहचान पत्र आपको लगाना है, जैसे आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, पैन कार्ड, फोटोयुक्त, बैंक पास बुक की प्रति, शासकीय कर्मचारी होने की स्थिति में नियुक्ति पत्र जो होता है वो, ड्राइविंग लाइसेंस की छाया प्रति आपको लगाना है, ठीक है, ये लगा देना। आप क्या लगाओगे, आधार कार्ड, मतदाता परिचय या पैन कार्ड में इनमें से एक लगा देना, आधार कार्ड तो कंपलसरी, ठीक है, आधार कार्ड कंपलसरी रहेगा, बाकी इनमें से एक लगाना है। अब देखो, अगर आपके साथ क्या हुआ, कभी कोर्ट ने आपको आदेश दिया हो, कोर्ट ने क्या हो गया, अभी क्राइम हो गया हो, आपने कुछ कर रखा हो, तो कोर्ट भी क्या करता है कभी कभी कि भाई इनको इजाजत दी गई है, क्योंकि अभी ये नहीं हुआ है कि ये दोषी हैं, केस चल रहा है सिर्फ, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, आपको एक लिख के देता है कोर्ट, तो उसका जो रहता है वो लगा सकते हैं आप। इसके अलावा देखिएगा, आयोग की वेबसाइट पर पदों के मुख्य भाग, अच्छा जो 87% में आ रहे हैं उनको भी, जो 13% में, दोनों को ये फॉर्म कहाँ मिलेगा, डाउनलोड करके एमपीपीएससी की साइट से उसको भर देना है। आपने भरा था ये मैम? हाँ, सबको भरना है कंपल्सरी, जो 87% है 87 लिख देना, जो 13 है वो 13 लिख देना, दोनों सबको भरना ही है, वही मिल जाएगा। इसके बाद देखिएगा, अन्य कोई दस्तावेज जो अभ्यर्थी प्रस्तुत करना चाहता है, जैसे मैंने बताया कि भाई आपने विक्रम अवार्ड मिला हो, आपको खेल में आपने नेशनल खेल रखा हो, उसका सर्टिफिकेट हो, एनसीसी का हो, एनएसएस का हो, या आपने पीएचडी कर रखी हो, बताया नहीं उस समय, तो कुछ भी ऐसे जो चीज आप लगाना चाहते हैं तो लगा। तो अब सवाल ये उठता है कि सर लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, कि होता है ना, बोले सर लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। देखो क्या होता है, जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, ठीक है, आप इसमें जितनी जानकारी भरोगे उतना आपसे क्वेश्चन उसी के इर्द गिर्द पूछे जाएंगे, कम जानकारी भरोगे तो फिर कुछ भी पूछा जाएगा, और जब कुछ भी पूछा जाएगा उसका कोई जवाब होता नहीं। हम भी आपको तैयारी करवाएंगे तो क्या तैयारी कर सकते, आप समझ पा रहे, हम क्या तैयारी करवाएंगे आपको, जो इसमें लिखा है उसकी तैयारी करवा देंगे, या वहां तो अनसर्टन कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, ठीक है, कुछ भी पूछा जा सकता है, मतलब इतना तक पूछा जा सकता है कि जैसे ही आपने एंट्री ली और वो समोसे खा रहे हैं तो वो समोसे से क्वेश्चन चालू कर देंगे, क्योंकि आप फूड सेफ्टी ऑफिसर बनना चाह रहे हैं,
पता है क्या? जलेबी खा रहे हो, जलेबी से क्वेश्चन आ जाएंगे, वो पूरा इंटरव्यू जलेबी के इर्द गिर्द ही हो जाएगा। ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है, कुछ से भी वहीं के वहीं पूरा इंटरव्यू चला जाता है। सबसे अच्छा क्या होता है कि आप अपना इंटरव्यू खुद ड्राइव कर सकते हैं। जैसे कभी कभी कोई बोलता है कि सर अंगूठी पहन के हमें इंटरव्यू में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, या घड़ी पहन के हमें इंटरव्यू में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, बताओ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? चले जाओ अगर उसके बारे में जानकारी है तो। आप समझ रहे हो? सर तिलक लगा के इंटरव्यू में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जा सकते हैं, मगर फिर वो पूरा इंटरव्यू हो सकता है धार्मिक मेहरा सर के बोर्ड में आप आ गए तो फिर वो वहीं पे आपको, ठीक है, क्या जवाब दे सकते हो आप तिलक क्यों लगाना चाहिए, उससे क्या होता है? आप ये नहीं बोल सकते भाई हम हिंदू हैं, हम मंदिर से गए इसलिए लगा दिए। साइंटिफिक रीजन भी होगा उसका, उसका धार्मिक रीजन भी होगा, वो आपको पता होना चाहिए। तो कुछ चीजों में ऐसा करना चाहिए कि भाई अवॉइड ही कर दो अगर उसके बारे में जानकारी नहीं है। मगर आप चाहते हो कि मुझसे इससे क्वेश्चन पूछा जाए क्योंकि मैंने इसमें मास्टरी कर रखी है, तो उसमें लिखो। अब एक कह रहा था सर मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, मेरी हॉबी डांसिंग है, मैं डांस करना लिखूं वहां पर। मैंने, तुमको डांस करना आता है? बोले हाँ सर। कर पाओगे? बोले हाँ सर। तो लिखो ना, 3 मिनट में डांस कर देना, 7 मिनट का इंटरव्यू होगा, 2 मिनट तुमने डांस कर दिया, अगर उन्होंने करवा दिया तो फायदा है ना, समय बच जाएगा, पूछेंगे कम। गाना है, भजन गाना है तो लिखो, 2 मिनट आपने भजन ही सुना दिया, 2 मिनट भजन सुनाओगे और 2 मिनट भजन से क्वेश्चन हो गए तो पता चला वो भजन पे ही आपका इंटरव्यू हो गया। क्लियर है? तो ऐसी कोई चीज जो यूनिक है और जो जिसमें आपको मास्टरी है वो जरूर उसमें भरना है। कोई भी आपने एनसीसी कर रखा है तो लगाओ, एनएसएस कर रखा है तो लगाओ, अगर आपने मान लीजिए कोई एनजीओ में काम किया है लगाओ, बहुत सारे लोग होते हैं जो लिखते हैं, उसमें लगा देना है आपको। ठीक है, अब आ जाओ एक एक करके अपन चीजें समझते हैं। अब डेप पे हम लोग चलते हैं। ये देखो आपका डेफ कैसा होता है। अच्छा यहाँ पे देखिएगा, ये जो है ना, ये बहुत से विद्यार्थी ऐसे इसको भी भर के ले आए, कोई दिक्कत नहीं, लगा सकते। मगर ये वाला फॉर्म कब भराया जाता है, जो मैंने बताया था वहीं भरते हैं इसको। जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे, आपने भर के पहुंचाया इसको, ये कहाँ पहुंचाएंगे, वहीं भरते हैं। ये शॉर्ट में देखो, एक ही पेज में है पूरा। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे, इससे, क्योंकि ये सामने रहेगा। अच्छा कभी कभी आप क्या करेंगे, इसका प्रिंट निकाल के इसकी 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना। मेरा पर्सनल अनुभव है, जब आप डायरेक्ट वहां जाते हैं, प्रेशर में रहते हैं, एक तो मात्राएं गलती कर देते हैं क्योंकि यही जा रहा है वहां पर, शिक्षा में इधर की मात्रा लगाए इधर की लगा दे, खाद्य सुरक्षा अधिकारी में इधर की जगह की इधर की लगा दी। आपने तो प्रेशर में लगाई है, मगर वो समझ जाएंगे ना पहले, यार ये मात्रा गलती कर रहा है, तो बहुत दिक्कत वाली बात है। तो इसकी क्या करेंगे आप लोग, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना 2-3 बार, ये वहां जाएगा, वहां मिल जाएगा। हाँ, खुद से भी ले जाना, खुद से ले जाना, वैसे वहां मिलता है ये, बैठ के भरना पड़ता है। देखो उस पर लिखा है, शायद बोर्ड के हस्ताक्षर होंगे। साक्षात्कार हेतु आवेदक की संक्षिप्त जानकारी है, वही, मतलब ऐसा लिखा नहीं इस पे, वही भरना पड़ता है आपको। हाँ, नहीं वो फिर भी ले जाओ आप उसमें, ये मतलब वही मिलता है, ये शॉर्ट में है ये। जैसे कुछ कुछ चीजें लिखी हैं तो शॉर्ट में वहां लिखना पड़ता है, तो एक बार प्रैक्टिस करके आप लोग चले जाना। और चलते हम लोग, कौन कौन सी चीजें चाहिए। ये देखो ये कौन सा फॉर्म है, ये उपस्थिति पत्रक है, आवेदक द्वारा भरा जाएगा। अब देखिए इसमें आवेदन का क्रमांक मतलब
यहाँ क्या भरना है, एप्लीकेशन नंबर, ठीक है, एप्लीकेशन नंबर। फिर रोल नंबर भरना है, फिर क्या भरना है, विज्ञापन दिनांक, जो मैंने पहले ही बता दी थी वो भर देना है। आवेदक पद का नाम, खाद्य सुरक्षा अधिकारी और फूड सेफ्टी ऑफिसर। अगर शॉर्ट शॉर्ट में लिख पा रहे दोनों लिख देना, क्योंकि आपका जो नोटिफिकेशन आया था दोनों लिखा था, हिंदी में कोष्टक में, इंग्लिश में। अब सवाल ये आता है कि सर इंग्लिश में भरना चाहिए फॉर्म कि हिंदी में भरना चाहिए? पूरा फॉर्म हिंदी में ही भरना है, मगर कुछ कुछ जगह आप इंग्लिश शॉर्ट में यूज कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊंगा, कभी किसी का बोर्ड है सीबीएसई, अब सीबीएसई लिख दो हिंदी में, इंग्लिश में लिख दो, ज्यादा सही रहेगा। अब उसको इंग्लिश में कैसे लिखोगे, मतलब उसको हिंदी में कैसे लिखोगे आप? और इतना सा बॉक्स है उसी में लिखना है आपको, तो आप क्या करो, एनसीसी, अब ये तो एनसीसी समझने आता है ना, तो वो आप इंग्लिश में कर सकते, बाकी पूरा आपको हिंदी में भरना है। अंग्रेजी में नाम जरूर आपको पूरा लिखना। अच्छा, विभाग का नाम क्या है? लोक स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा विभाग, लोक स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा विभाग आपको यहां लिखना है। फिर आवेदक का नाम हो गया, हिंदी इंग्लिश में हो गया। वर्तमान डाक पता क्या होता है? अगर आयोग आपको कुछ पोस्ट करना चाहता है तो वो किस एड्रेस पे करे, स्थाई पे भी कर दे और अभी आप जहां रह रहे वहां भी कर दे, दोनों भी लिख सकते हो आप। यहाँ स्थाई पता लिखने की जरूरत नहीं, मगर स्थाई पता पे अगर मम्मी पापा हैं तो वही लिख देना कि आप इधर उधर होए वहां पहुंच जाएगा। स्थाई है तो लोग बता भी देते हैं वहां पे घर है, अस्थाई में आपका किराए वगैरह से रूम में रह रहे हो दिक्कत आती है। फिर देखिएगा, ये बहुत अच्छे से लिखना है यार, आजकल क्या है पता वता तो नहीं पहुंचाते पर मेल कर देते हैं, तो ईमेल आईडी स्पष्ट दूर दूर लिखना है। कल एक लिख के लेके आया था मेरे को, चेक कर, कर्सिव में लिख दिया उसने, मुझे ही समझने नहीं आ रहा था, फिर मैंने उसको हटवाया। फिर मोबाइल नंबर 2 लिखना, एक अपना लिख देना, एक पापा का लिख देना, घर में रिचार्ज भी करवा लेना उस पर, नहीं तो अस्थायी रूप से बंद हो जाए। साक्षरता की तिथि अभी नहीं लिखना, आवेदक के हस्ताक्षर चाहे तो आप कर सकते हैं हिंदी और इंग्लिश में, ठीक है, लिख के इसको हस्ताक्षर करके पहुंचा देना। इसके बाद हम लोग चलते हैं, ये कौन सा फॉर्म है, यही है भैया, इसको थोड़ा अच्छे से भरना है। देखो इसको एक एक लाइन पढ़ोगे तो सब चीज समझ में आई करना क्या है। क्या लिखा, आवेदक का व्यक्तिगत विवरण पत्रक 6 प्रतियों में, 6 प्रति मतलब एक मेन और 5 फोटोकॉपी में। इस प्रपत्रक को आवेदक स्वयं ही कृपा बॉल पॉइंट पेन से भरकर, क्या लिखा है, स्वयं ही भरना है, दूसरे से नहीं भरवाना। मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, इसने पूछा था मेरे से, सर वो मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, मैं किसी और से भरवा लूँ, वो वहां दे दिया और इसको और इसकी राइटिंग चेंज हो गई तो फिर आप क्या जस्टिफाई करोगे, इसलिए क्या करना है, खुद ही भरना है। कौन सा यूज करना है, बॉल पॉइंट पेन, चाहे वो ब्लैक हो चाहे ब्लू। 5 फोटो कराने के पश्चात प्रत्येक, अब देखो क्या लिखा है, फोटो कॉपी करवाने के पश्चात पृथक पृथक हस्ताक्षर करें, और फोटो के नीचे हस्ताक्षर हो रहा है इसलिए ओरिजिनल फोटो लगा देना, ठीक है, ओरिजिनल फोटो लगेगा तो 5 कॉपियों में ओरिजिनल फोटो लगेगा, उसके नीचे यहाँ पे लिखा हुआ, देखो यहाँ पे लिखा हुआ, तो साइन यहाँ पे करना है, कर दोगे। साक्षरता की तिथि अभी आपको पता नहीं है, विज्ञापन क्रमांक आपको पता है, इसके बाद परीक्षा का नाम पता है, आवेदक पद का नाम पता है, विभाग का पता है, आवेदक का नाम हिंदी इंग्लिश में अच्छे से लिखना। पिता या पति, अब कंफ्यूज होता है कि पिता का लिखे पति का लिखे, आप जिसकी इच्छा हो लिख सकती हैं, जिसकी शादी हो गई वो पति भी लिख सकती है, टिक लगा देना, पिता लिख देना। जन्म दिनांक, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो 2 जन्म दिनांक आपसे मांगेंगे, कौन कौन से मांगेंगे, एक जन्म दिनांक मांगेंगे जिस दिन नोटिफिकेशन आया था, नोटिफिकेशन में लिख रखा है यहां तक, और एक जन्म दिनांक मांगे आज की, जिस दिन आप फॉर्म भर रहे हो उस दिन आप कितने साल के हो रहे हो, ठीक है, तो दोनों जन्म दिनांक आपको अच्छे से भरना है। देखिए क्या लिखा है इसमें, आयु दिनांक कब तक, ये लिखा, सॉरी जन्म दिनांक हाई स्कूल प्रमाण पत्र में जो लिखी वो लिख दो, ठीक है। अब यहाँ पे 2025, 25 लिखोगे कि 26 लिखोगे, 26 लिख दो। को आयु, कितनी आयु हो रही है, जितनी भी आयु हो रही, वर्ष कितने हो रहे हैं, कितने महीने हो रहे हैं, कितने दिन हो रहे हैं, लिख देना। जन्म स्थान शहर तहसील ये सब लिख रहे हैं, आपका जन्म स्थान कहां पर है। अच्छा इसमें है? लिख दो, अलग है तो क्या दिक्कत है, दोनों जगह से पूछेंगे। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आधार कार्ड तो चेंज हो जाता है ना, अब भाई हम गांव में रहते थे, जैसे मेरा आधार कार्ड में वहां रहता था, अब मैं यहाँ रहने लगा तो यहाँ पे चेंज हो गया, फिर मैं और वहां चला जाऊंगा तो फिर आधार कार्ड में पता चेंज करवा लेंगे, तो वो चेंज होता रहता है आधार कार्ड में, तो स्थायी पता नहीं है ना वो। आ जाओ, अब ये सबसे बड़ा सवाल है, इसमें क्या लिखें।
यदि आवेदक मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो कितने वर्षों से निवास कर रहे हैं। अब यहाँ पे किसी ने लिख दिया जन्म से, लिख सकते हैं जन्म से, तो जन्म से ही है, ये भी लिख सकते हैं। या कोई जन्म से नहीं था, यूपी का था, वो 10 सालों से रह रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो 10 वर्षों से लिख दो, 15 वर्षों से लिख दो, आप जितनी उम्र के उतने वर्षों से लिख दो, ये भी लिख सकते हैं। क्लियर है, दोनों सही है। जन्म से भी लिखते हैं, उसमें कोई दोनों, हम जन्म से रह रहे हैं, या इतने वर्षों से रह रहा हूं, आपकी जो आयु है उतने वर्ष लिख दो, इतने आयु से मैं रह रहा हूं। क्लियर है। क्या आवेदक मध्य प्रदेश में घोषित आरक्षित, अच्छा अब यहाँ पे अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी में आ रहे हैं, ठीक है, तो वो आप अपनी जनजाति लिख सकते हैं, जनजाति में आते हैं, ठीक है, अनुसूचित जाति में आते हैं, तो वो आप लिख देना है। आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसमें डेट लिखी है वो लिखना है, और इसके बाद यहाँ पे दिनांक लिख देना है। अच्छा यहाँ पे क्या प्रमाण, अच्छा जो सर्टिफिकेट बनाया गया वो प्रमाणित किसी अधिकारी ने बनाया था, खुद घर पे बनाया था, तो हाँ लिख देना, हाँ बनाया है। आवेदक का वर्तमान डाक पता जहां रहता है, जहां पे पोस्ट है, वो लिख देना है। स्थायी पता जो आपका स्थायी पता है, अधिकतर वोटर आईडी या उस पर रहता है, वो आपका स्थायी पता माना जाता है, वो लिख देना आप। आवेदक का आधार कार्ड नंबर अच्छे से लिखना, ईमेल आईडी अच्छे से लिखना, 2 मोबाइल नंबर इसमें भी लिखना है। अब आ जाओ यहाँ, इस पे थोड़ी सी कुछ लोगों को दिक्कत आती है, इस पे चर्चा कर लेते हैं। देखो यहां पर हाई स्कूल में चलते हैं, यानी कि 10th क्लास, ठीक है, या इसको मैट्रिकुलेशन भी कहते हैं। यहां पे लिखा बोर्ड या विश्वविद्यालय का नाम, जैसे कोई एमपी बोर्ड का है तो क्या लिख सकते हैं, एमपी बोर्ड। 10 तो एमपी बोर्ड से करी, किसी ने सीबीएसई से लिखी, सीबीएसई लिख देना, यूपी बोर्ड से लिखा, जो भी बोर्ड का नाम लिखना है आपको। वर्ष मान लीजिए 2006 में करी, कब पास होते हैं, मई जून में रिजल्ट आता है, तो मई जून महीने का डेट नहीं रहती उस पर, या तो मार्कशीट पे डेट लिखी होती वो लिख देना, लिखी रहती ना मार्कशीट पे, वो डेट लिख देना जब भी फाइनल मार्कशीट आई थी। अब यहाँ पे 2 कॉलम दे रखे हैं, यहाँ पे लिखा श्रेणी, तो यहाँ पे लिख देना मैं फर्स्ट डिवीजन आया था और मेरे 75% थे, ठीक है। यहाँ पे लिख देना आपको फर्स्ट, जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी आए हो, और नीचे आपको परसेंटेज लिखना है। फिर यहाँ पे लिखा परीक्षा के विषय, अब 10वीं में क्या होते हैं, सभी होते हैं, तो क्या लिखेंगे इसमें, ऑल सब्जेक्ट लिखो। हिंदी में क्या लिखेंगे, सभी लागू, सभी अनिवार्य, सभी अनिवार्य, अनिवार्य विषय। क्यों लिखो, बहुत सारे रहते हैं, 5-6 रहते हैं। अरे हिंदी इंग्लिश संस्कृत थोड़ी लिखेंगे, लिख सकते हैं, पर क्या लिखना है, सभी अनिवार्य विषय, जितने थे वो लिख दो। फिर शैक्षणिक संस्था का नाम, आपके स्कूल का नाम होगा कुछ, ठीक है, तो स्कूल का नाम लिख देना है यहाँ पे। और यहाँ पर अब यहाँ पे क्या लिखें, मैडम बताइए क्या लिखा था आपने, देखो यहाँ पे 2 चीज लिखी, एक तो लिखा अभियुक्ति और दूसरा लिखा संलग्न क्रमांक, ठीक है। अब दोनों में डाउट, कोई कोई क्या करता है इसमें, जो आपका सीरियल नंबर होता है, मार्कशीट पे एक सीरियल नंबर लिखा होता है, वो भी आप लिख सकते हैं, या नहीं आ रहा समझने तो स्टार्टिंग में जो पेज रहेगा आपका, ये वाला जो पेज है, ये वाला जो पेज रहेगा ना, उस पे आपने जो नंबरिंग करी, यहाँ पे कहाँ गया, 10वीं की, इस पेज से इस पेज तक, तो संलग्न का मतलब होता है जहां पर आप इसको अटैच कर रहे हो, संलग्न को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, अटैच। तो कहां से कहां तक लिखी, उसका भी नंबर आप लिख सकते हो, या आप क्या लिख सकते हो, सीरियल नंबर भी लिख दोगे चल जाएगा, ठीक है। बोले सर खाली छोड़ दें, तो खाली भी छोड़ दोगे चल जाएगा, इतनी चिंता उसकी नहीं करना है, बाकी खाली मत छोड़ना, जब अपन को पता है 2 चीज लिख सकते हैं। समझ गया क्या लिखना है यहाँ पे, या तो संलग्न वाला लिख देना है, या सीरियल नंबर लिखा होता है आपकी मार्कशीट पे देखिएगा आप, वो सीरियल नंबर लिख देना आप, ठीक है। ऐसे ही आप इंटरमीडिएट, हायर सेकेंडरी यानी कि 12th में आपका एमपी बोर्ड था, सीबीएसई था, वो लिख दीजिएगा, वही 2008 में, 2 साल बाद ही होगा आपका, दिनांक लिख दीजिएगा। मान लीजिए आपको सेकंड परसेंटेज बना है, यहाँ पे 55% बना है, ये लिख दीजिएगा आप यहाँ पर। अच्छा अब देखिएगा यहाँ पे अलग हो जाता है, आपने साइंस बैकग्राउंड के, या तो आपका पीसीएम होगा, या क्या होगा आपका सीबीजेड होगा, नहीं सी बायोलॉजी, हाँ बायोलॉजी वाला ग्रुप होगा, तो समूह, ऐसा समूह लिख देना कि पीसीएम समूह है या सीबीजेड समूह है, जो भी रहा हो आपका। यहां पर भी स्कूल का नाम लिखिएगा, और यहां पर भी वही संलग्न लिख दीजिएगा। अब यहां पे आ जाइए, अनिवार्य शैक्षणिक अर्हताएं, आपने स्नातक है कि स्नातकोत्तर है, यूजी है कि पीजी है, वही डेट लिखना है। विश्वविद्यालय का नाम लिखना है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी कौन सी यूनिवर्सिटी थी आपकी, बरकतुल्लाह थी, ये आपकी
डीएवी भी थी, हरीश थी सागर वाली, तो कुछ भी होगा जो आपको लिख देना है। यहाँ पे वर्ष लिख देना है, किस वर्ष में आप पास आउट हुए, और यहाँ पे वही ग्रेडिंग लिखना है, वही सब कुछ लिखना है, वही संलग्न लिख देना। यहाँ पे कॉलेज का नाम लिख देना। हाँ, कॉलेज में सब्जेक्ट में क्या लिखोगे भाई, कुछ जो मेन मेन सब्जेक्ट थे वो लिख दो। जैसे आपने केमिस्ट्री से कर रखा है, केमिस्ट्री लिख दो पहले, तो एग्रीकल्चर लिख दो आप पहले। सब नहीं लिखेंगे ना, आपने भरते समय क्या चूज करा था वहां पे, बस एग्रीकल्चर साइंस। फॉर्म भराया गया था तो वहां पे सब सब्जेक्ट नहीं थे, पूछा गया था कि आप किस के अंतर्गत आ रहे हैं, तो वो सब्जेक्ट आप लिख देना। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों में आप वो सब्जेक्ट लिख दे, कहाँ गए, यहाँ पे आप दोनों सब्जेक्ट लिख देंगे। भरना चाह रहे हैं आप, आपने फॉर्म भरते समय क्या लिखा था, यूजी क्या पीजी, यूजी, पीजी किससे है आपका। अब देखो दिक्कत ये है यहाँ पर, यूजी तो केमिस्ट्री से है, पीजी हमने एमए कर लिया हिंदी से, एमए कर लिया इंग्लिश से, तो फिर क्या है दिक्कत है, फिर लिखें कि नहीं लिखें। देखो अगर संबंधित विषय में आपको थोड़ी भी जानकारी है तो लिख देना, ठीक है, क्योंकि वहां पर बोर्ड मेंबर में से हो सकता है कोई हिंदी के व्याख्या बैठा हो, उसको हिंदी में बहुत नॉलेज हो, तो वहां पूछ लेगा वो विलोम विलोम, मतलब वो पूछ लेगा आपको, रस पूछ लेगा, अलंकार पूछ लेगा, छंद मंद पूछ लेगा, तो वहां दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसे में मेरे हिसाब से मत लिखो, पर्सनली मेरी राय। हाँ, केमिस्ट्री, अच्छा एग्रीकल्चर में आपने कर रखा कर रखा है बीटेक, और एमटेक भी एग्रीकल्चर में लिख रखा है, तो लिख दो। वो अच्छा दिखाता है कि जो स्टूडेंट है वो क्या कर रहा है, सही रास्ते पे जा रहा है, भटक नहीं रहे। बीएससी करने के बाद एमए भटक नहीं होता है, ठीक है। तो कोई ऐसा है जिसने लिखा है, मत लिखना, ठीक है, नहीं फंसोगे, क्योंकि अगर आता है तो लिखो, कि आप बता सकते हैं तो अच्छी बात है, जितना आप लिख सकते हो उतना अच्छा होगा। और बीएससी क्या था आपका, अभी चल ही रहा है, तो रनिंग लिख देना, मत लिखो, है ही नहीं, उनको क्या पता चल रहा आप कर रहे हैं क्या नहीं कर, ठीक है, मत लिखो आप, रनिंग रनिंग मत लिखो। और एग्रोनॉमिक्स में आप बता सकते हैं तो आप बता भी सकते हैं कि मेरा रनिंग चल रहा है। अन्य कुछ है क्या, पीएचडी कर रखा है, नेट कर रखा है, जीआरएफ कर रखा है, कुछ उपाधि और ले रखी है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दो, खाली छोड़ दो। अतिरिक्त महत्वपूर्ण अहर्ताएं, इसमें वही पीएचडी, जीआरएफ, गेट किसी ने लिख रखा हो तो वो लिख सकता है, नहीं तो खाली छोड़ देंगे। अच्छा, अब देखिए कहीं कहीं पे क्या होता है, परसेंटेज, एमपी बोर्ड में पता है परसेंटेज है 50-60%, कहीं कहीं पे ग्रेडिंग सिस्टम होता है यूनिवर्सिटी का, और वो उनका अलग ही होता है, ठीक है। ऑटोनोमस कॉलेज में उनका अलग ही रहता है, इतने परसेंट को इतना ग्रेड बोल दें, तो उनका मार्कशीट के पीछे एक वो होता है ग्रेडिंग सिस्टम, उसकी फोटोकॉपी लगा देना। देखो यहाँ लिखा है, ग्रेड प्रणाली के अंतर किसी परीक्षा में ग्रेड सिस्टम प्राप्त है तो संबंधित संस्थान विश्वविद्यालय द्वारा नियमित फार्मूले के अंतर्गत ऐसे प्राप्त अंकों को प्रतिशत में कन्वर्ट करके अंकित करें तथा फार्मूले के प्रति भी संलग्न करें, यदि विश्वविद्यालय में अथवा मंडल, हाँ, उसकी फोटोकॉपी भी लगा दें या उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके फिर लिख देना, ठीक है। अरे किसी का 55% है, वो ग्रेड फर्स्ट आ रही है, ऐसा हो जाता है सेकंड डिवीजन इसके हिसाब से, पर वहां पे ग्रेड कैसी आ गई, उसकी फर्स्ट ग्रेड आ गई, तो उसकी आपको दोनों लगाना है। विज्ञापन अनुसार वंचित अनुभव यदि मांगा गया हो, उसका विवरण यहाँ पे अंकित करें। यहाँ पे क्या आएगा, यदि सुनिश्चित किया जाए कि अनुभव प्रमाण पत्र के, अच्छा यहाँ पे अगर आपको कोई अनुभव है क्या, कहीं पे आपने जॉब कर रखी है क्या, ठीक है, उसको भर सकते हैं। किसी को अनुभव है यहाँ पर, नहीं है तो मत लिखना, खाली छोड़ देना। निरंक लिख सकते हैं या लागू नहीं है ऐसा लिख सकते हैं, दोनों सही है। हाँ, निरंक खाली, मैं बता देता हूं क्या कर सकते हैं आप, ऐसा करके आप निरंक भी लिख सकते हैं, ठीक है, या ऐसा लिख सकते हैं लागू नहीं है, दोनों चीज सही ही है, ठीक है। जनरली मेरे से पूछो क्या सा लिखना चाहिए, निरंक, खाली, निरंक मतलब खाली छोड़ा गया, खाली छोड़ा गया को क्या बोलेंगे, निरंक, मतलब इसके पास नहीं है। या क्या लिख सकते हैं, लागू नहीं, दोनों में से आपकी जो इच्छा लिख सकते हो, पर ये ज्यादा सही रहेगा। तो इसमें पूरा आएगा आप किस पोस्ट पे थे, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। फिर देखिएगा, अब यहां पे देखिए, यदि आप मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत रहे हो, आप शासकीय अर्धशासकीय में रहे हो, गेस्ट में रहे हो, तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत रहे कब से कब तक थे, ये पूरा भरना। कोई है यहाँ पर सरकारी जॉब में, कोई एक दो तो होंगे, ऑनलाइन होंगे, तो इसको बहुत अच्छे से भरना। देखो सब लिखा है इसमें, कितना वेतन मिलता था, कुल कितना वेतन मिलता था कब से कब तक रहे आप,
तो पूरा लिख देना। एक बार थे तो एक ही में लिख देना, दूसरे में निरंक लिख देना है, या दोनों में है, कभी कभी कोई 2 जॉब में रहा है तो लिख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा आप मध्य प्रदेश शासन सेवा को छोड़कर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, आप यूपी में हो, सीजी में हो तो लिख देना। सेम लिखना है, पर यहाँ पे क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश शासन में है तो वो लिखना है, बाकी आप अपने हिसाब से है तो लिखना, नहीं तो क्या लिखना है, निरंक। फिर यहाँ पे देखिएगा, यदि आप भारत के नागरिक हैं तो हाँ ऐसा टिक लगा देना और हाँ लिख देना। यदि आप भारत के नागरिक नहीं हैं तो यहाँ पे नहीं है तो लिख देना, पाकिस्तान वगैरह के अगर हैं, बांग्लादेश के हैं तो लिख सकते हैं आप विवाहित हैं हाँ तो टिक लगाना, नहीं तो टिक लगाना है। यदि आपकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं या पति हैं, जिसके हैं वो हाँ लिखेगा और लिखेगा 5, नहीं होती जनरली, हो जीवित होना चाहिए। क्या आप दिव्यांग श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? जो दिव्यांग में होंगे तो अपने हिसाब से उनका परसेंटेज लगा देंगे। भूतपूर्व सैनिक वाले कोई है क्या? देवेंद्र देशमुख जी, आप वीडियो देख रहे हैं तो आप इसको अच्छे से भरेंगे। किसी भी नियोजित खेलकूद में क्या आपने, अच्छा अभी कोई अच्छे लेवल खेला है, स्कूल में खेला हो वो नहीं लिखना है, जिला लेवल पे खेल दिया हो या स्टेट लेवल पे खेला हो तो आपको इसमें लिख देना है। किसी नियोजित खेलकूद में क्या आपने राज्य विश्वविद्यालय या महाविद्यालय प्रतिनिधित्व किया हो, यदि हाँ तो विवरण तथा प्रमाण पत्र संकलित करें, आपको मिला होगा प्रमाण पत्र विद्यालय से, वो लगा देना है। क्या आप एनसीसी में रहे तो आपको वो मिला होगा सर्टिफिकेट सी, सर्टिफिकेट बी, तो वो लगा देना साथ में और उसके बारे में जानकारी भर देना क्या मिला था। कैंप में गए क्या, जो गया हो कैंप वगैरह में गया हो अच्छे लेवल की तो लिख देना यहाँ पे, क्या है तो लिख देना कैंप में गई थी और क्या किया था वहां पे बता देना। देखिए यहाँ पर भाग लिया हो तो उसका विवरण दें, उत्तीर्ण किए गए प्रमाण पत्र तथा पद का उल्लेख भी करें, प्रमाण पत्र संकलन करें, लिखना पड़ेगा। लिख देना एनसीसी, कौन सा सर्टिफिकेट है आपका, तो दोनों लिख देना। बड़ा कौन सा होता, सी ना, सी लिख देना। सी मिलता मतलब स्वाभाविक है, बी तो हो गई। क्या आप शासकीय तथा अन्य सेवाओं में बर्खास्त किए गए, क्या आपको हटाया गया, दंडित किए गए, तो लिखना नहीं, छोड़ देना। क्या आप संघ तथा राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा किसी परीक्षा में वंचित किया गया हो, आपको नकल करते हुए पकड़ाया गया है क्या, नहीं, पकड़ाया गया हो तो लिख देना। न्यायालय से आपको छूट दी गई है क्या, जेल से आके आपने परीक्षा दी है क्या, नहीं, तो लिखना, उनके लिए लिखना है। पूरा सबको खंडपीठ किसने दिया है, यदि जिसके बारे में सब लोग चर्चा करते वो आ ही गया। 33, आप अपने संबंध में यदि कोई विशेष जानकारी जो आपके चयन में सहायक हो, जो आपके चयन में सहायक हो, जैसे अभिरुचियां, प्रकाशन आदि के संबंध में देना चाहते हैं तो संक्षिप्त में अंकित करें। जैसे क्या होता है, कोई कोई पेपर पब्लिश करता है, जैसे मैंने पेपर इंटरनेशनल कई पेपर पब्लिश किए थे, ठीक है, तो वो मैं लिख सकता था, या मेरी कोई अभिरुचि है तो मैं वो लिख सकता था, और जिसकी कोई अभिरुचि नहीं है वो बना लो। बताइए भैया आपकी अभिरुचि क्या है, वॉलीबॉल खेलना, ठीक, आपका क्या है, खो खो खेलना, क्रिकेट खेलना, स्केचिंग करना, करना सब में लगाना, ऐसे यहां मत लिख देना गलती से। देखो कोई लिख दे मेरी हॉबी है योग, क्या बताओ योग हॉबी होती है क्या, योग करना हॉबी होती है। क्रिकेट हॉबी है क्या, कुछ लोग लिख देते क्रिकेट, ये इनके पास जाएगा सामने रखा रहेगा तो दिक्कत हो जाए। क्रिकेट खेलना भी होता है या देखना होता है, जो आपका हो, देखना हो तो देखना लगा दो, खेलना है तो खेलना लगा, ठीक है। और क्या हो सकती है, मतलब और क्या है हॉबी बताइए आप, जानकारी भरपूर है क्योंकि हॉट टॉपिक है ये, इस हाँ फिर कोई दिक्कत नहीं, नहीं अच्छा है पूछा जाएगा। नहीं आपने स्पेशल विशेष सहरिया बोल दिया तो सहरिया से तो पूछेंगे, पर उसके पहले पूछा आपने जनजातियों की डॉक्यूमेंट्री देखना, और जनजाति उत्सव से लेकर हम सब चीजें बना रहे हैं, तो अभी जितने भी हॉट टॉपिक है वो आपको पढ़ना होगा, बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, ठीक है। बताइए आप, शॉर्ट्स मूवी देखना, तो कोई शॉर्ट मूवी के बारे में बताइए एक आध, कौन है एक आध डायरेक्टर बताइए। अनुराग कश्यप को जानते हैं, वो पूछेंगे यार, वो थोड़ा सा अच्छा करना है आपको, ठीक है। शॉर्ट मूवी में मतलब किस टाइप की मूवी फिर वो पूछेंगे,
मतलब अभी हॉबी नहीं है, ऐसे शॉर्ट देखते रहते हैं, देख ले तो उसको अच्छे से तैयार, डॉक्यूमेंट्री देखना, डॉक्यूमेंट्री में फिर फंस जाओगे, बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री होती है तो विशेष फिर आपको बताना पड़ेगा क्या होगा। हाँ मैडम आपकी क्या है? सिंगिंग करना, ठीक है। गाना आता है कोई अच्छा सा? ठीक है, तो गाना कौन सा चूज करेंगी? तो फिर लिखो भजन गाना। फिर गाने में भी किस प्रकार का गाना, फिर वो देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है। तो गाना में मतलब गाना गाना में अच्छा करो, कौन से गाना, लोकगीत गाना अच्छा लगता है हॉबी में, या जो अभी जो बॉलीवुड के हैं तो वो मेंशन कर देना, वो ज़्यादा सही रहेगा। नहीं तो फिर वो कुछ भी पूछ लेंगे ना, वो वहीं पूछेंगे ही वो आपसे, या वहाँ बता देना कि वो पूछें आपकी हॉबी क्या है, तो आप बता देना कि मेरी ये हॉबी है, तो कम से कम वो वही गवा लेंगे। जैसे आप मालवा से, तो मालवी लोग, निमाड़ से तो निमाड़ गाना गाना, अभी वो आई नहीं सीमा, उसने निमाड़ी गाना लिख रखा है, ठीक है। तो निमाड़ी में तुर्रा और वो चलता है, कल की तुर्रा, बोले कल की तुर्रा कर रहे बताओ, फिर बोले दो लोग चाहिए उसमें, ठीक है। तो ये वो पूछेंगे। आपकी क्या है? पेंटिंग, अच्छा आपकी क्या है? बढ़िया है। बढ़िया है, तो क्या पकाती हैं आप उसमें से क्या? तो क्या चीज़ें हैं ऐसी? ये डहर की कड़ी है, ये कैसे बनती है ये? हम्म, ठीक। तो अब इस पे देखिए बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बनेंगे, उसके खाने के क्या फ़ायदे हैं, ठीक है, उसमें कितना, क्या विटामिन कितना होता है, क्या प्रोटीन है, वो सब पढ़ लेना, ठीक है। और उड़द की दाल जो होती है वो कहाँ बनती है, ठीक है, मतलब कहाँ उगती है, कैसे क्लाइमेट में उगती है, क्या ये सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही होता है कि और भी कहीं होता है। तो 3 डायमेंशन वो तैयार करवा देंगे हम, चिंता मत करो, वो हो जाएगा। पर अच्छा है आपका, क्यों अच्छा है? क्योंकि फूड सेफ्टी ऑफिसर आप बनना चाह रहे हैं, तो उसमें ये योगदान देता है, ठीक है। तो ये जो भी आपकी हॉबी हो, एक प्रश्न आप जरूर तैयार करना कि इस हॉबी का प्रशासन में या आप जिस पोस्ट पे जा रहे हो उसमें क्या योगदान रहेगा। जैसे वॉलीबॉल का क्या योगदान रहेगा? हाँ। और एफएसओ की पास क्या टीम होती है बताओ? सोच समझ के बोलना, एफएसओ के पास थोड़ी टीम रहती है, अब कलेक्टर डिप्टी कलेक्टर थोड़ी बन रहे हैं। तो यूट्यूब पे जो वीडियो देख रहे हैं उनको थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि वहाँ एसडीएम का चलता है, डीसी का चलता है, समझ गए? क्योंकि यूट्यूब पे हम देखेंगे जरूर कि इंटरव्यू तैयारी कैसे करें, वहाँ पे क्वेश्चन पूछेंगे या यूपीएससी के क्वेश्चन देखेंगे, वो पोस्ट अलग है, वहाँ पे नेतृत्व मिलेगा। तो यहाँ पे चलो ठीक है, अरे वेरी गुड, नेतृत्व करेंगे। एफएसओ जब आप बन जाएंगे तो आप किन किन लोगों का नेतृत्व करेंगे, फिर वहाँ क्या जवाब दे पाओगे? हाँ, इसको अच्छे से तैयार करना है। नहीं, अच्छा अच्छा बोल रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, आप इसको तैयार कर लेना, क्योंकि ऐसे फंसने वाले हो जाते हैं, ठीक है। हॉबी आपकी बहुत अच्छी है और बहुत क्वेश्चन इस पे बनेंगे, फैक्ट भी बन सकते हैं और सिचुएशनल कंडीशनल बेस भी बन सकते हैं। आपकी क्या खो खो, तो कोई खेला है आपने, कोई खेल वगैरह कहाँ पर? अच्छा, यूनिवर्सिटी वगैरह खेल रहा, फिर तो वो पूछ लेंगे आपसे, फिटनेस के लेके सब बता देना। चल, तो ये इसमें फिर क्या करना है आपको, ये भर देना है, और यहाँ पे आपको क्या करना है, पढ़ लेना अच्छे से घोषणा पत्र, उसको जमा कर देना। अब यहाँ पे सवाल आएगा सर दिनांक कौन सी डालें, जिस दिन फॉर्म भर रहे हैं उसी दिन, स्थान कौन सा डालें, जहाँ से भर रहे हैं वो डाल दो, इंदौर से इंदौर, आप अपना गाँव का नाम भी डाल देंगे, शहर का डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर उम्मीदवार के हस्ताक्षर, उम्मीदवार का नाम। अब इसमें एक सवाल ये उठता है कि सर अभी हमको एक सर्कुलेशन मिला है कि उसमें हम जाति नहीं लिखते, मतलब सरनेम नहीं लिखना, लिखना है कि नहीं लिखना? हम्म, तो इसमें लिखना है कि नहीं?
जाति का लिख रखा है। देखो ये क्वेश्चन मेरे से पूछा गया, बहुत सारे विद्यार्थी आए, उन्होंने बोला कि इसमें लिखना है कि नहीं लिखना। तो एक जगह, एक वो कौन सा अनुकरण फॉर्म है, वहां लिख रखा है साफ साफ सरनेम, ऐसा देखा आपने, तो वहां लिख देना, बाकी अगर ना भी लिखे तो चल जाएगा। किसमें नहीं, वो तो सब रहेगा, उनके पास नहीं जाता ना, उनके पास वही पेज जाता, वो सीधा पेज बताया था एक, आप थे क्या अभी आगे स्टार्टिंग में, नहीं थे। ये डेफ है, ये बड़ा वाला है, इसका संक्षिप्त एक है, तो वहां पे नहीं लिखना आपको, ठीक है, वहां पे नहीं लिखना है, क्योंकि जाति का वहां पे मना कर रखा है कि आप जाति, क्योंकि उनके पास वही जाएगा। तो ये हो गया आपका डेफ। इसमें किसी भी प्रकार की किसी को कोई दिक्कत है क्या? फिर आगे हम लोग इंटरव्यू में कैसा क्या होता है उस पर भी चर्चा करेंगे। डेफ को लेकर जिसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, डिग्री नहीं है, यहाँ पे कोई बैठा है, सब है, ठीक। अब मुझे बताओ जमा कब करवाओगे? कोशिश करें जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी आप जमा करवा दो, क्योंकि आखिरी में हड़बड़ाहट में भी दिक्कतें हो जाती हैं। सबसे पहले 1 तारीख तक आप क्या कर लो, पूरे जितने भी जिसके पास डॉक्यूमेंट नहीं जमा कर लो, फिर 1 तारीख या 2 तारीख को जाके आयोग में जाके जमा करवा देना। खुला रहता है वैसे सैटरडे को, 4 बजे के पहले ही जाना, और 12 से 2 बजे तक तो वो लंच करते हैं, 2-3 घंटे का, 2-3 घंटे का लंच रहता है उनका, 1.5 से 2 घंटे का रहता है क्या। 11 बजे ओपन होगा, 12:30 बजे लंच हो जाएगा, 2-2:30 बजे तक, और 4 बजे बंद हो जाएगा। कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट में इनकम रहती है, आपके में लिखी होगी, स्पेशल बना होगा। बताइए, देख लेते हैं भाई, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, क्योंकि अलग अलग जिलों में भी अलग अलग फॉर्मेट रहते हैं। आप यूपी से हैं क्या, मध्य प्रदेश से हैं? हम्म, हम्म, पॉइंट नंबर 3 में। करवा लीजिए उसको, ठीक है, उसको करवा लीजिए, बढ़ गई आपकी आय तो उसमें बढ़ा के लिख दीजिएगा, कर सकते हैं उसको अगर ऐसा है, रिन्यू करना चाहें, और नहीं है तो उतनी आय है हमारी, क्या दिक्कत है। ठीक है, इतना क्लियर है, और किसी को कुछ पूछना है क्या? अच्छा, ऐसा किसी के साथ हो रहा है कि एप्लीकेशन में किसी का फोटो नहीं आ रहा हो, किसी का कुछ नहीं आ रहा हो? आपके में फोटो नहीं आ रहा है ना, तो उसमें देखो क्या होता है, दूसरे लैपटॉप पे कंप्यूटर पे खोल के देखना, या MP ऑनलाइन पे जाके वहां देख लेना, हो जाएगा, खुद से मत करना, मोबाइल में दिक्कत आ रही ना। फिर वो हो जाएगा, कभी कभी क्रोम में देखा था क्या, दूसरे ब्राउजर में देखना एक बार, वो मैं देख लूंगा, अभी करवा दूंगा, ठीक है। चलो, अब थोड़ा सा नंबरों को पहले चर्चा कर लेते हैं। मेरे पास जितना भी आंकड़े आए हैं उस हिसाब से मैं आपको थोड़ा नंबर बता देता हूँ, कितने कितने स्टूडेंट को नंबर आ रहे हैं, और आप सेफ जोन में हैं कि नहीं, ठीक है, सभी कैटेगरी के बता देता हूँ, उस हिसाब से आपको तैयारी करना पड़ेगी। देखिए तैयारी जो होगी ना, वो इस हिसाब से करना है, क्योंकि अभी मैंने बताया ना 17 नंबर मिनिमम, सॉरी अभी जो कल के में आए शायद 12 नंबर है मिनिमम है, और 45 नंबर जो है वो क्या है, मैक्सिमम रहने वाले। अब सवाल ये उठता है, यहां से यहां कैसे जाना है,
ठीक है, यहां से यहां कैसे जाना है। अब मैं जनरल कैटेगरी की बात कर लेता हूं। अगर किसी विद्यार्थी को जनरल कैटेगरी में है और उसको 310 नंबर आ रहे हैं, ठीक है, अगर ओबीसी में है 290 नंबर आ रहे हैं, अगर कोई ईडब्ल्यूएस में है उसके 295 नंबर आ रहे हैं, एसटी में अगर कोई है 280 नंबर आ रहे हैं, एससी में जो है 280 आ रहे हैं, और एसटी में अगर कोई है 270 नंबर आ रहे हैं या इससे कम आ रहे हैं, मतलब एक एवरेज मैंने ले लिया है। ये जो स्कोर है ना, ये बाउंड्री स्कोर है, ठीक है। 310 के ऊपर जितने भी विद्यार्थी हैं उनसे आपका कंपटीशन नहीं है, ठीक है, क्योंकि उनका तो हो ही जाएगा। इस रेंज में अगर आप आ रहे हो तो आपको इधर वाले नंबर लाना पड़ेंगे। 310 के ऊपर किसी भी कैटेगरी का कोई भी व्यक्ति है, उसको मिनिमम नंबर भी मिलेंगे ना तो भी उसका सिलेक्शन हो जाएगा। कोई है यहाँ पे 310 के ऊपर? क्यों नहीं आए 310 वाले? समझ गए? उनको भी पता चल गया है कि अपन थोड़ा बहुत भी पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। अब यहां पर जितने भी लोग हैं ना, 4 लोग जा रहे हैं सेम नंबर वाले और 3 गुना बुलाए। 4 लोग में से कितने लोगों का होने वाला है? 1 का सिलेक्शन होगा और 3 क्या होंगे? बाहर हो जाएंगे। अच्छा बताओ, किसी व्यक्ति को 12 नंबर कब मिलते हैं? इंटरव्यू में आप जा रहे हो, 12 नंबर मिनिमम देने का क्या उद्देश्य रहता है? क्यों दे देते हैं कोई व्यक्ति? देखो, ब्लंडर का मतलब 2-3 चीजें होती हैं। आप वहां गए और आपने आधे घंटे सॉरी सॉरी भी बोल दिया तो भी मैं लिख के दे सकता हूं कि 12 नंबर तो नहीं मिलेंगे, ज्यादा ही मिल जाएंगे। यहां पे क्या होती, किसी मुद्दे पे आपने बहस कर ली, ठीक है, किसी मुद्दे पे क्या कर ली आपने? बहस कर ली, घबरा गए, डर गए, ऊट पटांग बोल रहे हैं, ठीक है, या विवादित कुछ चीजें बोल रहे हैं, जैसे वो पूछेंगे कांग्रेस और बीजेपी के कुछ पूछेंगे, धर्म से पूछेंगे, वहां पे आपने उल्टा सीधा बोल दिया तो कम नंबर की संभावना ज्यादा होती, ठीक है। ज्यादा किसको मिलते हैं? अगर आपसे 20 क्वेश्चन पूछे गए और आपने 20 के 20 जवाब दे दिए तो भी मुश्किल है कि आपको 45 मिल जाए, ठीक है। 20 में से आप 15 भी दे रहे हैं ना तो मिल जाएंगे। हर एक क्वेश्चन का जवाब देना भी जरूरी नहीं है वहां पर, ये समझ के जाना। तभी देना जब आप कॉन्फिडेंट हो, आपने पढ़ा हो। तुक्का बिल्कुल मत लगाना। कभी कभी गैस कर लेते हैं हम, और बाय चांस आपको लग रहा है कि गैस कर लूं तो सही हो सकता है, तो परमिशन आपको लेना होगी, ठीक है। छोटी छोटी चीज है, माफी मांगना, ठीक है, जैसे आप एंट्री करो, पूछना कि मैं एंट्री के लिए पूछना, बैठने के लिए पूछना, परमिशन मिलने के बाद थैंक यू बोलना, फिर विश करना, ये चीजें नेचुरली होती। आर्टिफिशियल मैं बता नहीं सकता कि आपको ऐसे बोलना है, ये आपको उतारना पड़ेगी अपने एटीट्यूड में, और उसमें लगता है समय, उसमें आपको मौक देना पड़ेंगे, और ये कोई दूसरा आपको बता सकता है, खुद समझने नहीं आता। आई कांटेक्ट हो गया, बॉडी लैंग्वेज हो गई, आपके बैठने का तरीका हो गया, क्योंकि सबको जज किया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिएगा 30% योगदान आपके नॉलेज का रहेगा और 70% आपके एटीट्यूड का रहेगा। तो आपको अपने एटीट्यूड को सही करना है, ठीक है। छोटी छोटी चीजें, जैसे सॉरी आप बोल रहे हो और मुस्कुरा रहे हो। सॉरी कब बोलते हैं हम लोग? जब हमें गिल्टी हो, लगे कि यार मुझे नहीं आता, और आप सॉरी भी बोल रहे हो, हंस भी रहे हो। इसका क्या मतलब? कि आप सीख के आओ, अभी सॉरी बोल रहा हो, आप पहले नहीं बोलते हो, ठीक है। आप थैंक यू किसी को बोल रहे हो तो आभार लगना चाहिए कि भाई थैंक यू बोल रहे हैं, हाँ थैंक यू सर, फटाफट गए, हाँ बैठ जाए, थैंक यू सर, बैठ जाए। थोड़ा पॉज लेना है, आराम से पॉज करना है। ऐसे जो बटन रहती है ना, ऐसे लग के जा रहे हो तो उसको वहाँ खोल लेना है बैठते समय। छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये बहुत बहुत ही ज़्यादा क्या करती हैं, आपके नंबर इंक्रीज करती हैं। 5 से 7 मिनट, मैक्सिमम 10 मिनट, 10 मिनट से ज़्यादा आपका इंटरव्यू नहीं चलेगा। कितना चलेगा? सिविल सेवा का चलता है 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे भी चला जाता, पर ये नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी रिसेंटली जितने भी इंटरव्यू हैं, या हमने अभी ITI प्रिंसिपल का देखा था, 5-7 मिनट में हो जाता है।
और आप जब वॉकिंग करके अंदर जाओगे ना, ठीक है, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन कहते हैं, वहां से लेकर आपके बैठने तक पर डिसाइड हो जाता है कि आपको कितने नंबर देना है। फिर तो एक फॉर्मेलिटी होती है क्वेश्चन पूछना आपको फंसाने के लिए, आपको नहीं लगता क्या? एक मजदूर आदमी 8 भी 5 भी फेल, उसको मैं कोट पैंट पहनाऊं बढ़िया ऐसे ही तैयार करके बढ़िया लेके आऊं, फाइल माइल लेके रखें, और यहाँ पे वो खड़ा है, आपसे पूछो बताइए ये कैसा व्यक्ति, आप क्या बोलोगे? कोई कह सकता है कि इसके अंदर क्या है, इसको कुछ नहीं आता है? जब मुंह खोलेंगे तभी पता चलेगा ना, मुंह खोलने के पहले समझ गए? तो आपका पहनावा कितना इंपॉर्टेंट है, आपकी ड्रेस कितनी इंपॉर्टेंट है। अच्छा देखो, कोट इंपॉर्टेंट नहीं है, लोग क्या समझते हैं कोट इंपॉर्टेंट है, अच्छे कपड़े इंपॉर्टेंट, उनको कैरी करना इंपॉर्टेंट है। अब कोट आपने पहना है, तोंद निकल रही है और यहाँ की बटन ऐसी हो रही है, लगी नहीं रही, अजीब सा नहीं लगेगा क्या? वो अनयूजुअल नहीं लगेगा क्या? तो कोई भी ऐसी चीज नहीं करना जो अनयूजुअल लग रही है, ठीक है? जैसे मान लो इनर है और ये अपन को पता नहीं चल रही, ऐसे निकल रही है और अपन ऐसे बैठे हैं, अब वो पूरा सब कुछ सही करा, अब छोटी सी चीज क्या होगा, नोट ध्यान जाता है। जैसे आपने कभी देखा होगा हमारी एक वाइट शर्ट है, उस पर एक दाग लगा है, इधर कहीं लगा हुआ है, पूरी सफेद है, उस पर ध्यान नहीं जाता हमारा, बार बार कहा जाता है अरे यार कोई देख तो ना ले उसको, इसलिए सब लोग उस पर नजर आ जाती है, क्योंकि हम उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, उस नोटिसेबल हो जाता है। तो इन छोटी छोटी चीजों का आपको क्या रखना है, ठीक है? अच्छा, अब मुझे आप लोग सब लोग बताना, जितने भी लोग बाद में इसको रिकॉर्डेड देख रहे हैं और आप लोग देख रहे हैं, किस एग्जाम का आपका इंटरव्यू हो रहा है? फूड सेफ्टी ऑफिसर। तो फूड सेफ्टी ऑफिसर अगर किसी व्यक्ति को आपको बनाना है, तो क्या मैं उसकी हॉबी, उसका सिर्फ पहनावा, उसकी स्टाइल, उसका एटीट्यूड, उसका नंबर देख के लूंगा? क्या उसने जो पढ़ा है जिसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करेगा, क्योंकि टेक्निकल एग्जाम है ये, क्या उसका टेक्निकल भी इंपॉर्टेंट है? खुद से बताओ, है इंपॉर्टेंट? तो इन सभी चीजों से हटके अब आपको टेक्निकल पे काम करना पड़ेगा। अब टेक्निकल काम क्या, डेप में आप लोग देखोगे सभी लोग, ये आप ना ले जाना ना, आप नहीं तो एफिडेविट यहीं भूल जाओ आप, एफिडेविट ना। डेप में कौन से नंबर पे हॉबी आ रही है, हॉबी देखना आप 33 पे, ठीक है? अगर हॉबी से क्वेश्चन पूछा भी जाएगा तो 33 नंबर पे जाने, या सिंगल पेज होगा तो आखिरी में पहले नंबर पे क्या लिखा होगा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी। तो ये खाद्य सुरक्षा अधिकारी कौन होता है, ठीक है? इसके कर्तव्य क्या होते हैं, इसकी शक्तियां क्या होती है, किसके अंडर में काम करता है, इसके आपातकालीन काम क्या होते हैं, ठीक है? इसका प्रशासन में जैसे कलेक्टर के साथ कैसा संबंध होता है, एसडीएम के साथ कैसा संबंध होता है, ठीक है? किस डिपार्टमेंट के तहत इसकी नियुक्ति होती है, फसाई क्या है, ठीक है? या आप जिस डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, आपने लिखा अगला विभाग का नाम, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, इसका मुख्यालय कहाँ है, ये कैसे काम करता है, इसकी हिरार्की क्या है, जब आप एफएसओ हो तो फिर डीओ क्या होता है, डीओ के काम क्या है, ठीक है? एक एफएसओ पब्लिक के लिए क्या काम करता है, बताओ? एफएसओ पब्लिक के लिए काम करता है क्या? नहीं करता। एफबीओ के लिए काम करता है, वो पब्लिक को जाके थोड़ी बोलेगा मैं गंदे हाथ से खाना खा रहा हूं, तो मुझको कुछ बोल सकता है क्या? नहीं, वो किसको बोल सकता है, एफबीओ, फूड बिजनेस ऑपरेटर को। समझ गए? जितनी भी दुकानें हैं, रेस्टोरेंट हैं, कंपनियां हैं, उनसे उसका संबंध रहता है कि पब्लिक से रहता है? जन जागरूक तो कोई भी कर सकता है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा क्या डायरेक्टली संबंध है पब्लिक से एफएसओ का? नहीं, ठीक है? पूछने का मकसद ही वो ये पूछना चाह रहा है ना। मैं अगर आपसे पूछूं ऐसा, क्या एफएसओ का पब्लिक के साथ डायरेक्ट संबंध है, तो आप क्या बताओ? नहीं नहीं है, वो तो क्या, वो जन जागरूक भी कर सकता है सर, कभी भंडारे में भी जाता है, भंडारे में वो चेक करता है। अच्छा, तो आप समझ पा रहे हो चीजों को? आपको हर एक पता होना चाहिए। आपातकालीन कार्य क्या होते हैं एफएसओ के? आपको पता है जब गवर्नर जो होते हैं कहीं किसी प्रोग्राम में जाते हैं या किसी होटल में रुकते हैं, सबसे पहले खाना बनता है, खाना बनने के बाद चेक होता है, सैंपल चेक होता है कि नहीं? कौन करता होगा? है? सैंपल कौन उठाता होगा?
भाई गवर्नर है यार, नॉर्मल होते तो चलो अपन कोई भी कर ले चेक, तो क्या प्रोसीजर होता होगा। भंडारा चल रहा है, मान लो भंडारा, इंदौर में एक भंडारा हो रहा है, 50,000 लोग आएंगे, खाना बना के ऐसे परस दें? कलेक्टर की कोई जवाबदारी है? एफएसओ की कोई जवाबदारी है कि नहीं है? सोचो अगर भंडारे में लाखों लोगों ने खाना खा लिया और सब बीमार हो गए दूसरे दिन, जवाबदेही किसकी होगी? तो ये काम किसके हैं? तो इस लेवल पे आपको तैयारी करना पड़ेगी, जमीनी लेवल पे आपको समझना होगा कि फूड सेफ्टी ऑफिसर कैसे काम करता है, उसका डिपार्टमेंट कैसे काम करता है, किस अधिनियम के तहत वो काम करता है, और उस अधिनियम को बहुत अच्छे से आपको समझना होगा। ठीक है, ये समझ गए। अब फिर बात करेंगे, जब वो सैंपल उठाता है वो किसको दे देता है? फूड एनालिस्ट को दे देता है या डीओ को दे देता है? देता है कि नहीं देता? फिर क्या होता है, वो जानकारी आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से सैंपल उठाता है। बिना ग्लव्स के सैंपल उठा लिया, पता चला पहले खुद बीमार हो गया, दूसरों को बचाने आ रहा था, पैक करते समय लीक हो गया, सब्जी पैक करी थी आधे फैल ही गई डीओ के पास पहुंचते पहुंचते। समझ पा रहे हो चीजों को? कंटामिनेशन क्या होता है? भागीरथपुरा के केस से क्वेश्चन पूछेंगे अगर थोड़ा और चला, कि कैसे चेक करा पानी में भाई क्या क्या चीजें थी, किसकी वजह से बीमारी हुई। अभी रिसेंटली फसाई कौन कौन से इनिशिएटिव ले रहा है, कौन कौन से उसने इनिशिएटिव लिए इन पे। तो मतलब कहने का मतलब 10 की 10 यूनिट आपको बहुत अच्छे से तैयार करना पड़ेगी। क्यों करना पड़ेगी, आप बात को समझो। पैनल में 3 लोग होंगे, ठीक है, 3 में एक तो भाई वो मेंबर रहने वाले हैं। कौन? जो 4-5 मेंबर, उनके बारे में बता दूंगा, वो रहेंगे। 2 लोग कौन रहेंगे? वो एक्सपर्ट रहेंगे। एक्सपर्ट किसके होंगे वो? नहीं, ये गलत फहमी है। वो प्रोफेसर होंगे, किसी भी, चाहे होलकर के हो चाहे डीएवी को, कहीं से भी हो सकते हैं, उनके बारे में किसी को नहीं पता, या यूपी बिहार से बुलाए हो, दूसरे राज्यों से भी आते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैम आप कहाँ से हो? एग्रीकल्चर, और ये जो बंदा है वो एग्रीकल्चर का आ गया तो खाल निकाल लेगा आपकी, सब पूछेगा एग्रीकल्चर के बारे में। और माइक्रोबायोलॉजी का वो है और आप एग्रीकल्चर की हो, तो वो माइक्रोबायोलॉजी भी पूछेगा, अंदर का नहीं पूछेगा और ऊपरी ऊपरी तो पूछेगा ना, पूछेगा। तो वो जो 2 आएंगे वो किस डिपार्टमेंट से हो सकते हैं? चाहे वो जो जो हायरताएं दे रखी थी, एग्रीकल्चर, फूड साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, केमिस्ट्री, इन डिपार्टमेंट से हो सकते हैं। अगर कोई केमिस्ट्री वाला आ गया तो वो किससे पूछेगा ज्यादातर क्वेश्चन? कौन सी केमिस्ट्री? जो फूड एफएसओ से संबंधित वो केमिस्ट्री हो, वो जो आपने पढ़ रखी है। अभी तक आपने जो पढ़ रखा था वो ऑब्जेक्टिव लगाने के लिए पढ़ रखा था, अब उसी को आपको एक्सप्लेन करना है, बताना है। जो आपकी समझ है उसको आपको क्या करना है? सामने वाले को बताना है। तो उसकी आपको करना पड़ेगी प्रिपरेशन, उस पर ध्यान देना, ना कि हॉबी पे। सबसे बड़ा जो ब्लंडर यहाँ पर है ना, मैंने वही देखा है, जितने भी विद्यार्थी मेरे पास आ रहे हैं अभी 10-12 दिनों में, बहुत सारे आए, 40-50 विद्यार्थी आ गए हैं, सब आते हैं सर ये हॉबी क्या लिखें बता दो, कि जैसे कि हॉबी पे ही क्वेश्चन होगा। अच्छा हॉबी क्यों? क्योंकि यूट्यूब पे वही पड़ा हुआ है, वीडियो में जितने भी कट कट करके। हॉबी का क्यों? किसी ने डांस करवा लिया, किसी ने कुछ करवा लिया, तो किसी ने शायरी सुना दी, वही तो वायरल होता है। आपने देखा यूपीएससी के या अगर एमपीपीएससी के जो इंटरव्यू वायरल कौन से होते हैं? आप बताओ, कोई टेक्निकल चीज पूछ ले, कोई केमिकल फार्मूला पूछे, वो वायरल होगा क्या? वो देखे अरे क्या पूछ रहा है, हटाओ। किसी ने शायरी दे दी, बहुत बढ़िया शायरी सुना दी, किसी ने कोई चुटकुला सुना दिया, किसी ने कोई, ये वायरल होते हैं। तो वो वहाँ कटे कटे डले रहते हैं, और सब एस्पिरेंट क्या होते हैं वही देखते हैं, और देख के वही मानसिक स्थिति उनकी बन जाती है, उसी हिसाब से वो तैयारी करते हैं। तो आपको तैयारी का लेवल क्या करना पड़ेगा? इनहेंस करना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, तो नॉन टेक के साथ साथ टेक्निकल। और आपको अगर 45 नंबर चाहिए, 30 नंबर प्लस चाहिए, तो आप टेक्निकल भी स्ट्रॉन्ग करके जाना, ये तो नेसेसरी है ही। मतलब अच्छे कपड़े पहन के जाना, हॉबी तैयार करना, अपना एनसीसी के बारे में, वो नेसेसरी है। पर नंबर कहाँ से मिलेंगे? इतने नंबर आपको चाहिए, टेक से लेंगे। आपको ये भी बोला जाएगा जो नंबर देता है वो कौन देता है? मेंबर देता है, अध्यक्ष देता है, स्वाभाविक, मगर सलाह लेके, सलाह लेके ही दिया जाता है। ऐसे नहीं कि मन से, फिर बिठाए क्यों अगर मन से देना होती। तो सलाह लेते हैं, उनसे पूछते हैं। जैसे जनरली हम भी मॉक में लेते हैं ना, तो जब आप मॉक देने आए, मॉक देने के बाद चले जाते हो ना, तो हम पूछते हैं कैसा बंदा था ये? अरे बेकार था, मत दो। हाँ हाँ, कुछ भी नहीं बोला, ठीक है। अरे शर्मा जी क्या बढ़िया बंदा था यार। ऐसे लोग अगर डिपार्टमेंट में आए तो मजा ही आ जाए, जरूरत है। बस इतना बोल दिया,
तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएंगे नंबर। यही होता है ना, आप जब जाओगे फिर उसके बाद वो क्या बात कर रहे हैं आपके 7 मिनट की, वो डिसाइड करेंगे कितने नंबर मिल रहे हैं। या आखिरी आखिरी में गेम चेंज आपने कर दिया, शुरुआत ही बिगड़ गया था, फिर आखिरी बिगड़ भी जाए, कुछ हो भी जाए तो धैर्य रखना, हो सकता आखिरी क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया और आपने ऐसा जवाब दे दिया वो सुनना चाह रहे थे। अच्छा, जवाब का मतलब क्या है, जो वो सुनना चाह रहे हैं तो वो नंबर देंगे, तुम भले ही कितना सही बोलते रहो, ठीक है। जो मुझे पसंद है ना वो इसने कह दिया तो ये अच्छा अंदा है। क्लियर है। तो रियलिटी पे भी नंबर मिलते हैं उस समय जो सिचुएशन हो रही है, और मैक्सिमम आप टेक्निकल की तैयारी अच्छे से करेंगे। हॉबी वॉबी सब कर लेते हैं क्योंकि 15 दिन 1 महीने मिलता है इंटरव्यू में, तो हॉबी हो ही जाती है। कितने क्वेश्चन पूछेंगे यार, ठीक है। इतना ज़्यादा हॉबी से टेक्निकल एग्जामों में क्वेश्चन नहीं पूछते। 450 ITI प्रिंसिपल की वो थी एग्जाम, 450 लोग इंटरव्यू देने गए थे, 5-6 लोगों से हॉबी पूछी गई थी, बाकी कोई हॉबी नहीं पूछी गई। कहाँ से प्रश्न थे, टेक्निकल थे, उनके अनुभव पे थे, उनके एजुकेशन पे थे, वही थे। अच्छा, अब किस्मत की बात है कि आप पहले चले गए, बीट पे चले गए और आखिरी में चले गए, उसके हिसाब से भी नंबर मिलते हैं, ठीक है। जैसे देखो, हॉबी हो तो यूनिक हो। पहला बंदा क्या, उसने बोला क्रिकेट, तो क्रिकेट के क्वेश्चन पूछ लिया, अच्छा लगा। दूसरा बंदा क्या, फिर क्रिकेट, तो फिर क्रिकेट पूछ लिया। तीसरे आके अरे छोड़ो दूसरा पूछते हैं, बोर हो जाता है ना आदमी, नहीं लगता कि आपको। वो मत सोचो कि वो अलग होंगे आयोग के मेंबर, आप खुद से सोचो, आपको किसी से पूछा जाए इंटरव्यू लेना है, तो शुरुआत के 3 विद्यार्थी आ गए, सबने हॉबी क्रिकेट ही लिखी, आपने सब कुछ पूछ लिया। अब चौथा आएगा तो आपके मन में क्या ख्याल आएगा, यार इसको छोड़ के कुछ नया पूछते हैं, तो हॉबी का कोई सेंस रहा नहीं। सोचिए 3 आए क्रिकेट क्रिकेट के, और आपने बोल दिया कुछ अच्छी चीज बोल दी जो उनको पसंद होती है, जैसे धार्मिक ग्रंथ पढ़ना, आहा महाराज जी की बात छीन ली आपने, रामायण पढ़ना मेरी अच्छी है, उनको वो पसंद है, तो पूछेंगे अच्छा रामायण बताइए भाई अंगद कौन थे, कुछ भी पूछ लेंगे वो तो, ठीक है। निष्पक्ष भी, मतलब आपको जो भी आंसर देना है, जैसे धार्मिक में, राजनीति में कैसा देना, न्यूट्रल देना है, ना तो किसी के पूरा फेवर में हो जाना, ना तो किसी के खिलाफ में हो जाना, न्यूट्रल। एक जो टीचर देता है ना जैसे न्यूट्रल, वैसे आपको एक जवाब देना हर एक क्वेश्चन पे। वो जैसे जैसे मॉक में क्वेश्चन आपसे पूछेंगे उस हिसाब से बताते जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं, आपको ऐसा बोलना था, एक पूरा फीडबैक फॉर्म आपको दे देंगे, वे आपने ये बोला इसकी जगह आपको ऐसा बोलना था, तो वो आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। क्लियर, आपको चीज़ें समझने आ रही हैं। तो कुल मिला के हमें 3 चीज़ों पे काम करना है। एक तो किस पे काम करना है, पूरे डेप पे, जो जो चीज़ें उसमें लिखी हैं कहीं से भी 360 डिग्री कुछ भी पूछ लो, ठीक है। जैसे पहले ही आपने लिख दिया, फिर लिख दिया आपने शहर का नाम, मान लीजिए आपको कोई शहर ऐसा हो, कायथा से हो आप मान लो विदिशा से हो, आप उज्जैन से हो, लो भाई अब उज्जैन से है तो फिर पावन नगरी उज्जैन, कितनी सारी चीजें बन सकती, तो उज्जैन तैयार करना होगा, ठीक है। आपने 2 चीज लिखी, आप अभी वर्तमान में रह रहे हैं इंदौर में, लिख दिया उज्जैन आपका स्थायी पता, और अभी वर्तमान इंदौर पता, इंदौर आ जाओ, होलकर आ जाओ, मिनी मुंबई आ जाओ, समिट आ जाओ, बिजनेस समिट हो रही है इंदौर में, क्या क्या चीजें हो रही हैं, तो इंदौर भी तैयार करना पड़ेगा, उज्जैन भी तैयार करना पड़ेगा। क्लियर है। खासकर जो यूपी से हैं उन्हें यूपी भी तैयार करना होगा, एमपी भी तैयार करना होगा, क्योंकि कभी कभी क्या होते हैं बाहर के जो रहते हैं राज्य वाले, वो एमपी तैयार करके आ जाते हैं, वो उनसे देखते हैं यूपी, अच्छा यूपी के हो आप, अच्छा अच्छा अच्छा, तो यूपी में अभी योगी जी कैसा काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो वहीं पे आ जाते हैं। या कुछ घटना हो गई, जैसे हाथरस केस हो गया था, या कुंभ में कुछ हो गया था, ये कुंभ चल रहा है, उस हिसाब से सिचुएशन उस समय जो करंट में चलेगा वो आपको तैयार करना होगा। क्योंकि जब ITI प्रिंसिपल के चल रहे थे, प्रयागराज में कुंभ चल रहा था, हर दूसरे व्यक्ति से कुंभ पूछा, कुंभ क्या होता है, महाकुंभ क्या होता है, अर्धकुंभ क्या होते हैं, ठीक है। फिर वो स्ट्राइक हो गई थी, तो सबसे पूछी बताओ स्ट्राइक क्या थी, सही थी कि नहीं थी, तो वहां पे तो वो जो घटना होगी आसपास में उस दिन जो घटना चल रही होगी वो आपको बहुत अच्छे से तैयार करना होगा, क्योंकि पूरा इंटरव्यू घटना पे हो जाता है, न्यूज़पेपर पे वो जो न्यूज़ चल रही है, क्योंकि उनके दिमाग में भी वही चलता रहता है वो, ठीक है। अब और जो इंटरव्यू ले रहे हैं, जो 4 मेंबर है ना, चारों को हमें उनके नेचर समझना होगा, प्रकृति समझना होगी, वो कैसे, जैसे मेहरा सर हैं। अब इतने सारे जो इंटरव्यू हो चुके हैं ना, तो बहुत सारे स्टूडेंट से हमने भी मिले, बातें करी, तो उनके कुछ फ्रिक्वेंसी क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। जैसे कोई मेंबर है, उनका पहला ही क्वेश्चन होता है अपना रोल नंबर बताओ, अब आप वो ही नहीं बता पाए तो रोल नंबर याद करना पड़ेगा, समझ गए। तो वहीं से शुरुआत करते हैं। मतलब एक मेंबर ऐसे हैं, वो ऐसा बोलते हैं
मुझे अपने बारे में वो चीज बताइए जो डेप में नहीं लिखी। आप तो तैयार करके नहीं गए, आप तो वही बताओगे मेरा नाम ये, अरे लिखा है भैया, वो कुछ बोलेंगे नहीं। आपको लिसनर बनना। उनने क्या पूछा कि मुझे अपने बारे में एक ऐसी चीज बताइए जो डेप में नहीं लिखी। क्या बताओगे? अपने बारे में सिंगल शब्द में डिफाइन करो। अब आप करने लगे रामायण पर दी, उन्होंने बोला सिंगल टर्म। आपको लिसनर अच्छा बनना पड़ेगा। कुछ भी बोल दो फर्क नहीं पड़ता यार, ईमानदार बोल दो, मेहनती बोल दो, मगर सर मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, ये वो पूरी रामायण बोल दी। वो क्या, वो चेक करना चाह रहे हैं आप लिसनर हो कि नहीं, आप अपने अधिकारों की बात अच्छे से सुनोगे कि नहीं, इसलिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हॉबी बोलते समय मान लीजिए आपसे हॉबी पूछिए, आपकी हॉबी क्या है? आपकी हॉबी क्या है? इधर आओ। मैडम आप आइए, आप भी आइए, यहाँ खड़े हो। सब लोग प्रॉपर वे में समझना सीखने के। हाँ, आपकी हॉबी क्या है? जोर से बोलिए थोड़ी। वॉलीबॉल खेलना। आपकी क्या है? अच्छा। अब दोनों को देखते समय इंजॉय कौन कर रहा था हॉबी बताते समय? ये क्या बोल रहे थे, अरे वॉलीबॉल खेलना। आप अपनी हॉबी को एंजॉय नहीं कर रहे हैं। हॉबी का मतलब क्या होता है, मैं कितना भी प्रेशराइज हूं, कितना भी कुछ हूं, मैं अपने आप को एंजॉय करता हूं। समझ गए? उनको कोई मतलब नहीं यार, वॉलीबॉल खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो, कुछ भी खेलो। आप खुद बताओ, किसी को अगर आपकी हॉबी पूछना है, आपकी हॉबी पूछना चाहना है, तो आप खुद ही उसमें एंजॉय नहीं कर रहे बताते समय, तो उसमें आगे क्या क्वेश्चन पूछेंगे? पहला, हॉबी का मतलब क्या है, समझ गए? ठीक, आ जाओ। तो आपको हॉबी बताते समय चेहरे पे हल्की स्माइल आना चाहिए। सबसे पहले स्माइल आना चाहिए कि हॉबी आपसे पूछी गई, वो आ जाती है, नेचुरल होती है। बनावटी लिखी है ना, वो नहीं आएगी। ये मन से किसी ने लिख दी, वो नहीं आएगी। और पूछा तो आप खुल के, मतलब आप पूछना चाह रहे, पूछो आप। हॉबी मतलब पूछो आप, हम तो आते हैं कि हॉबी है हमारी, हमको पता है। वो एक अलग आता है, अरे यार ये क्या पूछ लिया, मैं तो लिख के आया था वो, पामोलॉजी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ज्योतिषी, हाथ पे देखा, आ जाएंगे, बताओ हमारा हाथ पढ़ के बताओ। लिखते हैं लोग। अर्पित शुक्ला पहली रैंक थी उनकी, जो एक हॉबी ऐसी थी कि वो किसी को पता ही नहीं था हॉबी क्या है, पर वो हॉबी थी। उसने ऐसे डिफाइन किया कि मतलब हम भी इंटरव्यू ले रहे थे, हम ही कंफ्यूज हो गए, पूछे क्या। बोले सर जो गूगल होता है ना सर, गूगल का एक सैटेलाइट होता है, वो सैटेलाइट से क्या करते हैं सर, हर एक जगह पे हम लोग ना वो कंट्रोल करते हैं, ये करते हैं। अच्छा अच्छा, कंट्रोल करते हैं, वेरी गुड, ये मेरी हॉबी है, मैं ऐसे कंट्रोल करता हूँ। अब जरूर थोड़ी उनको पता, मुझे भी नहीं पता था, बस यही पूछ सकते हैं, अच्छा कैसे होता है, क्या होता है, वो बताता गया, हाँ ठीक। क्यों नहीं, वो हॉबी है। एआई पे काम करना मेरी हॉबी है। पर एआई की दो चार एआई के बारे में जान लेना, चैट जीपीटी हो गया, जेमिनी हो गया, या क्या करता है आजकल एआई, कैसे काम करता है, कैसे हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये हॉबी नहीं होती क्या लोगों की? होती है हॉबी। क्या? हाँ तो ये हॉबी है। तो क्यों नहीं, यही तो, तभी तो क्वेश्चन बनेंगे ना नए, कि पक जाता आदमी क्रिकेट, क्रिकेट सुन सुन के। आपको नहीं लगता कि कुछ अच्छी होना, अलग होना चाहिए, जिसमें या तो क्वेश्चन बहुत बने या ना बने? वो अर्पित शुक्ला क्वेश्चन ही नहीं बने, जैसे कि पहले क्वेश्चन हमसे नहीं बने थे, तो वहां भी नहीं बने होंगे, उनने वो ऐसी कुछ हॉबी बता दी। तो पहले तो हंसी आती है, उनको भी आती हो गया, क्या पूछे यार, हॉबी तो ऐसी है। हॉबी है कि नहीं? अब किसी की होती सोलो ट्रिप करना, भी सोलो ट्रिप, हम घूमने निकल जाते हैं, फंस जाओगे यहाँ पे। लास्ट ट्रिप कहाँ गए थे? बोले चंडीगढ़ गए थे। चंडीगढ़ गए थे, अच्छा अच्छा, अब आ जाओ चंडीगढ़ के बारे में पूछेंगे, क्या देखा आपने चंडीगढ़ में? भाई सोलो ट्रिप करना मतलब घूमना ना, एक्सप्लोर करना, वहां के बारे में जानकारी लो। कहाँ से गए थे? इंदौर से गए थे। अच्छा अच्छा, इंदौर से कितने किलोमीटर है चंडीगढ़? कितने साधन है? रास्ते में जाते तो क्या क्या पड़ता है? कितने राज्यों से होके पहुंचते हैं? तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हर एक हॉबी का क्या होता है, एक पैटर्न होता है।
एक क्वेश्चन जो कभी कभी किसी मेंबर का फेवरेट होता है, वो कोई भी पूछ सकता है कि 24 घंटे हैं आपके पास और आपको पता चलता है 24 घंटे बाद आप मरने वाले हो। मैडम आपसे पूछते हैं, आपने डॉक्यूमेंट जमा कर दिए ना, आप इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन चल रहा है, पूछा जाए आपके पास 24 घंटे हैं, 24 घंटे पे आप मरने वाले हो, बताओ क्या क्या करोगे? नहीं, जो करोगे बताओ आप। सब ध्यान से सुनना, 24 घंटे हैं, आज से टिक 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 चालू हो रहा है, 24 घंटे बाद आप चले जाओगे। ठीक है, वेरी गुड। वो कह दिया, चलो 1-2 घंटे में ये हो गया, 2-3 घंटे चले गए, 24 घंटे, 4 घंटे चले गए, बताओ 20 घंटे बचे, क्या करोगे? मरने वाले हो 24 घंटे बाद, यार कुछ तो करो अच्छा। सब बताओ, पर्सनली घूमने जाऊंगे किसी के साथ, मम्मी पापा के साथ टाइम स्पेंड करूंगी, सब बताओ, वो भी जरूरी है ना। ठीक है, हाँ और बताओ, वो तो आपका पर्सनल है, कुछ भी कर सकते, 24 घंटे ही बचे हैं। चलो 4-5 घंटे उसमें चले गए, लूप होल कर दिया आप। ब- हाँ, जा रहे हो, हाँ ठीक। देखिए ये जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, क्यों पूछे जाते हैं पहले समझो, इसके 2-3 रीजन होते हैं। सबसे पहले तो वो ये जानना चाह रहे हैं कि आप समय का किस तरीके से यूज करते हैं, टाइम मैनेजमेंट को लेकर क्वेश्चन है। दूसरा ये है, ये पूछना चाह रहे हैं कि आपने जो हॉबी बताई वो करोगे कि नहीं करोगे। तो यहाँ पे हॉबी जरूर बताना कि सर मुझे हॉबी पसंद है, मैं खो खो खेल लूंगा, समझ गए सर, 1-2 घंटे जरूर खेल लूंगा। क्योंकि हॉबी एक ऐसी चीज होती है, बुरी से बुरी स्थिति में भी। आपने भगत सिंह का नाम सुना है? पता है उनको फांसी लगने वाली थी, वो क्या कर रहे थे? किताब लिख रहे थे। क्यों? अरे एंजॉय कर लेते, सोचते ही बढ़िया। क्यों? क्योंकि हॉबी हमें क्या करती है, बुरी से बुरी परिस्थिति में भी मजबूत बनाने का काम करती है, जो माइंड को फ्रेश करती, रिफ्रेश कर देती है। तो वो चेक करना चाह रहे हैं, एक तो टाइम मैनेजमेंट, ठीक है, प्रोटाइज किस किस को देते हो आप, क्या क्या काम करते हो प्रोटाइज में। दूसरा, आप हॉबी को समय देते हो कि नहीं देते। तो हर एक क्वेश्चन की वजह होती है, जो कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसकी क्या वजह है। तो इस तरीके से आप तैयारी करोगे तो डेफिनेटली यार देखो, सबका साइकोलॉजी पता होती है, इंटरव्यू में हर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसमें वो चेक क्या कर रहे हैं वो ज्यादा जरूरी। जवाब देना जरूरी नहीं है कि आपसे ये पूछा आपने जवाब दे दिया, नहीं। वो जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो क्यों पूछा जा रहा है, और वो जो इसलिए पूछा जा रहा है उसका ये जवाब होगा। कितना ही अच्छा काम कर लो, बोले पाप धोने गंगा चली जाती, सिस्टम हिला देंगे, सब कर देंगे, मगर असली पूछना क्या चाह रहा है सामने वाला एक क्वेश्चन पूछ के, आ रहा है समझने कि हर क्वेश्चन का आंसर वो क्या पूछना चाहते हैं। तो हर एक क्वेश्चन का क्या होता है, एक वो रहता है, वो हमको करना होगा। क्योंकि समय भी हो रहा है, क्योंकि 2 भी बज चुके हैं, तो ये अपन कहाँ सीखेंगे, हमारा जो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम होगा। अच्छा, बोले टेक्निकल में क्या करवाएंगे, मैं आपको बता दूं कि अलग अलग डिपार्टमेंट से, जैसे अभी रिंकी मिश्रा जी हैं, उनको बुलाएंगे, वो आपको पूरा बताएंगी कि फूड डिपार्टमेंट में कैसे काम होता है, कैसे टेस्टिंग होती है, रियल में कैसे एसएससीसीपी जो लागू होता है, कैसे लैब तैयार होती हैं, कितने प्रकार की लैब हैं, लैबों में कैसे काम होता है वो। ठीक है, तो अलग अलग हम लोग एक्सपर्ट बुलाएंगे, मैं तो रहूंगा, हमारी जो टीम टीचर जिनको देखा वो भी पढ़ाएंगे, पैनल में बहुत सारे एक्सपर्ट लोग रहेंगे, हम तो रहेंगे, हम तो जैसे मैं तो रहूंगा ही, और मेरे अलावा भी बहुत अलग अलग डिपार्टमेंट में कुछ हम लोग एफएसओ को भी बुलाएंगे, उनको देखेंगे वो रियल में क्या क्या काम करते हैं, वो भी आपको बता देंगे कि हम ऐसे काम करते हैं, तो आपको कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा। एक क्या होता है किताबी पढ़ना, और एक होता है प्रैक्टिकल। तो आपको किताबी तो नॉलेज आप ले ही लोगे, हम प्रैक्टिकल भी करवा देंगे, भाई देखो ये एफएसओ है, इनका दिनचर्या क्या क्या काम होती है, क्या ड्यूटीज होती है, किन ग्रंथों को पढ़ के ये काम करते हैं, कौन कौन रिस्पॉन्सिबल होता है इनके लिए, सब चीज़ें। ठीक है, कुछ ऑफलाइन क्लासेस भी रहेंगी यहाँ पर, कुछ जो जैसे आप कोई बाहर से हैं तो वो ऑनलाइन चल रहा है ना, चिंता मत करिएगा, ऐसे ही लाइव या रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिलती रहेंगी प्रॉपर वे में। मॉक भी चालू करेंगे, अब लगभग देखिएगा 480 लोग इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो लगभग अपन मान लें कि अगर 250-300 लोगों ने भी मॉक दिया,
और हर व्यक्ति ने 3-3 मॉक भी दिया तो 900 मॉक होंगे, और 900 मॉक अगर हो रहे हैं और अच्छे से मॉक हो रहे हैं तो लगभग 3 महीने तो उनको करने में लगेंगे। 900 मॉक लेना है तो हमको भी 3 महीने लगेंगे। तो जो व्यक्ति चाहता है पहले उसके मॉक हो जाए, फटाफट हो जाए, उसको ज़्यादा समय मिले अपने आप को तैयार करने में, तो वो पहले आईजीपी ज्वाइन कर लेना। उस हिसाब से शेड्यूल करेंगे और उस हिसाब से आपको एक प्लान बना के देंगे, आपको ये तैयार करना है, जिले कैसे करना है, हॉबी क्या करना है, कैसे क्वेश्चन होते हैं, उसका हम पीडीएफ नोट्स भी देंगे और साथ में पढ़ाने के साथ आपकी प्रैक्टिस करवाएंगे। पता है सब, मैंने ये बता दिया ना, हॉबी ये बोल लोगे, बार बोल के देखो तब बोल पा रहे कि नहीं। मैंने बोला सॉरी बोलना है, बोल के देखो बोल पा रहे हो कि नहीं। थैंक यू बोलना है तो बोल के देखो। मेन होता प्रैक्टिस का खेल है ना इंटरव्यू में। पता सबको है, पता चीजें रहती, मगर क्या उसको आप एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं कि नहीं। और अगर आप एग्जीक्यूट अच्छे से कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो सभी लोगों को ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर। और इसी सेशन को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। चलिए, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।